सो लेट स्टार्ट। आज हम देखते हैं अपना लेक्चर नंबर 5 ऑन लॉस ऑफ मोशन। सो हम लोग एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन सीरीज़ देख रहे हैं। हम लोगों ने कॉन्सेप्ट देख लिए सारे लेक्चर नंबर 5 के। आज का जो हमारा पार्ट है हम लोग स्टार्ट करेंगे। वी आर गोइंग टू टेक अ क्विक रिव्यू। हमने क्या क्या पढ़ा जो कि हम समरी के थ्रू देखेंगे, ठीक है। फिर उसके बाद हम लोग पॉइंट्स पॉन्डर देखेंगे। उसके अंदर हमारे को एक पॉइंट मिलेगा जिसके अंदर वी नीड टू गो थ्रू दीज टू कॉन्सेप्ट विच इज़ कॉल्ड इनर्शियल फोर्सेस, इनर्शियल एंड नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंसेस देखेंगे हम, ठीक है। व्हाट आर दीज और क्यों यूज़ पड़ता है इनका। और फिर हम देखेंगे एक कॉन्सेप्ट सीडो फोर्स का विच इज़ लिंक्ड विद आवर नॉन इनिशियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। और उसी एक सीडो फोर्स को हम लोग एक बोलते हैं सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, दिस फिक्शियस इन द सीडो फोर्स। और हम इसको एक बार डिस्कस करेंगे। फिर उसके बाद वी आर गोइंग टू डू सम एक्सरसाइजेस, ठीक है। कुछ एक देखते हैं आज हम देखते हैं कि कितनी हम एक्सरसाइजेस कर लेंगे, ठीक है। विल डू द एक्सरसाइजेस टुडे। सो हमारा कंसेप्चुअल बिल्डअप ऐसे ही रहेगा। फर्स्ट हम लोग वी आर गोइंग टू गो थ्रू द समरी। समरी में हमने जितना भी पढ़ा है हम लोग एक क्विक रिव्यू ले लेंगे उसका। उसके बाद हम लोग पॉइंट्स टू पॉन्डर देखेंगे। उसमें जो भी इंपॉर्टेंट डिफरेंट चीज़ें हम लोगों को हैं वी आर गोइंग टू डिस्कस दैट। उसके बाद उसके अंदर एक पॉइंट है विच वी हैव टू गो इन डिटेल, विच वी हैव टू गो डिस्कस, विच इज़ कॉल्ड इनर्शियल एंड द नॉन इनिशियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। फिर हम नॉन इनिशियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस के रिगार्डिंग एक कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे स्यूडो फोर्स का, और उसमें एक स्पेशल टाइप ऑफ स्यूडो फोर्स पढ़ेंगे हम लोग सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का, ठीक है। तो आज का हमारा ये है। फिर उसके बाद फाइनली विल सी सम एक्सरसाइजेस। सो लेट्स बिगिन। सो समरी से स्टार्ट करते हैं हम लोग। विल स्टार्ट विद द समरी। सो समरी में हम लोग पहले देखते हैं हमारा जो फोर्स के रिगार्डिंग एरिस्टोटल का व्यू था। एरिस्टोटल का व्यू क्या था कि यूनिफॉर्म मोशन के लिए, ठीक है, आपको एक कंटिन्यूस फोर्स चाहिए होगा। फोर्स इज नेसेसरी टू कीप द बॉडी इन द यूनिफॉर्म मोशन। यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है? मेरा कांस्टेंट वेलोसिटी इन अ लीनियर डायरेक्शन, देयर इज नो चेंज इन द डायरेक्शन। एक कांस्टेंट वेलोसिटी में माय ऑब्जेक्ट इज मूविंग, नो चेंज इन द डायरेक्शन, ठीक है। तो उसको मूव कराने के लिए मेरे को कंटिन्यूस फोर्स चाहिए, दैट इज माय एरिस्टोटल व्यू, ठीक है। बट द प्रॉब्लम क्या आती है उस व्यू में, ही इज नॉट, हमारे को जो एक्चुअली जो फोर्स लगानी पड़ रही है दैट इज टू काउंटर द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, टू अपोज द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन जो कि ऑलरेडी पहले से मौजूद थी। उसको अपोज करने के लिए मेरे को एक कंटिन्यूस फोर्स लगानी पड़ती है, ठीक है, यूनिफॉर्म मोशन में मूव कराने के लिए। ये नहीं है कि मेरे को यूनिफॉर्म मोशन में मूव कराने के लिए फोर्स चाहिए, मेरे को जो ऑलरेडी पहले फोर्स लग रही है फोर्स ऑफ फ्रिक्शन उसको काउंटर करने के लिए चाहिए, ठीक है। गैलीलियो एक्सट्रापोलेटेड सिंपल ऑब्जर्वेशन थ्रू हिज इंक्लाइन प्लेन, ठीक है। इंक्लाइन प्लेन एक्सपेरिमेंट हमने देखे थे थ्रू विच ही हैज एक्सप्लेन द सेम कॉन्सेप्ट कि यूनिफॉर्म मोशन के लिए देयर इज नो फोर्स रिक्वायर्ड, ठीक है। देन ही has given the law of inertia. Law of inertia क्या कहता है कि everybody continues to be in the state of rest or the uniform motion in a straight line unless compelled by some external force otherwise, ठीक है। अगर कोई मेरी बॉडी रेस्ट पे पड़ी हुई है, ठीक है, वो रेस्ट पे ही रहेगी। अगर कोई बॉडी मेरी यूनिफॉर्म मोशन कर रही है वो यूनिफॉर्म मोशन ही करती रहेगी until unless कोई एक्सटर्नल फोर्स उस पर नहीं लगेगी, ठीक है। सो दैट लॉ सेज दैट कि अगर डेल्टा एफ मेरी नेट एक्सटर्नल फोर्स अगर मेरी जीरो है तो या तो बॉडी मेरी रेस्ट पे रहेगी, ठीक है, या मेरी बॉडी यूनिफॉर्म मोशन करेगी, यूनिफॉर्म मोशन। तो इन बोथ द केसेस मेरा जो एक्सेलेरेशन होता है, एक्सेलेरेशन इज माई जीरो, ठीक है। इन बोथ द केसेस माई एक्सेलेरेशन इज जीरो, ठीक है। सो दैट इज व्हाट द फर्स्ट लॉ, इफ एन एक्सटर्नल फोर्स ऑन द बॉडी इज जीरो माई एक्सेलेरेशन इज जीरो। फिर हमने एक कॉन्सेप्ट देखा था फोर्स को बिल्टअप करने के लिए, सेकेंड लॉ को फर्दर उसको क्वान्टिफाई करने के लिए हमने कॉन्सेप्ट देखा था मोमेंटम का, विच इज़ अ क्वांटिटी ऑफ मोशन विच इज डिपेंडिंग अपॉन द मास एंड द वेलोसिटी ऑफ द बॉडी। इसके बेसिस पे हमने न्यूटन का सेकेंड लॉ डिराइव किया था, दैट इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, ठीक है। इट इज जस्ट द मोमेंटम, ये कितना फास्ट चेंज हो रहा है, ठीक है, दैट इज द रेट ऑफ चेंज, ठीक है। नॉट जस्ट द चेंज इन मोमेंटम, इट इज अ फोर्स जो होती है दैट इज अ रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम प्रोपोर्शनल टू द अप्लाइड फोर्स एंड टेक्स इन द डायरेक्शन ऑफ द अप्लाइड फोर्स। सो मेरा जो फोर्स आता है दैट इज नथिंग बट योर रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, ठीक है, रेट ऑफ चेंज, ठीक है। दैट्स वाई दिस टाइम इज देयर। तो कितना फास्ट चेंज हो रहा है मोमेंटम, सो दैट इज फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू योर रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम एंड the change in momentum happens in the direction of force, ठीक है। so that is what is my quantitative definition of my force, ठीक है। so change of rate of change of momentum of a body is proportional to the applied force, कितनी applied force takes place in the direction of in which the force applies, ठीक है। तो that is my formula comes up, so that is k is a proportionality constant। यहाँ पे हम लोग k की वैल्यू 1 ले लेते हैं बिकॉज हमने फोर्स की वी हैव नॉट डिफाइंड एनी यूनिट ऑफ फोर्स। विल टेक दिस एज अ यूनिट ऑफ फोर्स के जब मेरा 1 किलो मास को 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से जब मूव करता है दैट वी कॉल अ 1 न्यूटन फोर्स, ठीक है। वी टेक इट अ 1 न्यूटन फोर्स, सो दैट्स वाई वी पुट द वैल्यू हेयर एज k इज इक्वल टू 1, ठीक है। k इज इक्वल टू 1 एंड वी मेक इट अ SI यूनिट, हमने इसको SI यूनिट बना दिया, ठीक है। वी मेक इट अ SI यूनिट। और
दिस इज माई नाउ फाइनल लॉ जो कम निकल के आता है dp/dt, दैट इज़ नथिंग बट मास इनटू एक्सीलरेशन, ठीक है। सो दैट इज़ माई फाइनल लॉ। सो इसके अंदर जो इंपॉर्टेंट चीज़ें होती हैं, पहली होती है कि द टाइम इज़ एन इंपॉर्टेंट फैक्टर हेयर। इसके अंदर मास हो गया एक इंपॉर्टेंट फैक्टर, एक वेलोसिटी हो गया, और एक इसकी डायरेक्शन हो गई अलोंग द डायरेक्शन ऑफ माई फोर्स, ठीक है। जो मोमेंटम चेंज होगा अलोंग द डायरेक्शन ऑफ माई फोर्स, ठीक है। तो ये मेरे फैक्टर होते हैं इसमें। ऐसा यूनिट हमने देख ली, फोर्स की न्यूटन होती है, दैट इज़ दिस यूनिट, ठीक है। सेकेंड लॉ हमने जो with this law we are going to see some important point. The second law is consistent with our first law. First law क्या कहता है, जब मेरा नेट फोर्स जीरो है तो मेरी एक्सेलेरेशन जीरो है। इसमें भी अगर मेरी नेट फोर्स जीरो है तो माई एक्सेलेरेशन इज जीरो। इट इज़ अ वेक्टर इक्वेशन, दैट मीन्स कि जो एक्सेलेरेशन होगी दैट विल बी इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, और जो मेरी मोमेंटम चेंज होगी दैट विल बी अलॉन्ग द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। ये एप्लीकेबल ऑन द पार्टिकल है, सिस्टम ऑफ पार्टिकल के ऊपर भी है, लेकिन सिस्टम ऑफ पार्टिकल में हम लोगों को क्या लेना पड़ेगा, एक्सेलरेशन ऑफ द सिस्टम ऑफ पार्टिकल एज ए होल, जो कि हम लोग सेंटर ऑफ मास लेके चलते हैं, ठीक है, सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स का या रिजिड बॉडी का। ये जो फोर्स होती है दैट इज़ अ लोकल फोर्स, ठीक है। इट इज़ इंस्टेंट एंड द लोकल फोर्स। जिस पॉइंट पे फोर्स लगी है, ठीक है, उसी पॉइंट पे एक्सेलरेशन आएगी और उसी पॉइंट की आएगी। सो इट इज़ एट सर्टेन इंस्टेंट एट द सेम पॉइंट यू विल गेट द एक्सेलरेशन, ठीक है। जिस पॉइंट पे आपने फोर्स लगाई है, जिस इंस्टेंट पे फोर्स लगाई है, उसी इंस्टेंट पे आपका एक्सेलरेशन आएगी, और उसी इंस्टेंट पे उसी इंस्टेंट पे आपकी फोर्स आएगी, एंड उसी इंस्टेंट पे आपके यू विल गेट द एक्सेलरेशन एट दैट इंस्टेंट, ठीक है। सो सेकेंड लॉ जो है इट इज़ अ लोकल लॉ, ठीक है। ए विल कम एट दैट इंस्टेंट, इट डज नॉट डिपेंड ऑन द हिस्ट्री ऑफ द मोशन। जिस टाइम पे आपने फोर्स लगाई है, जिस टाइम पे जो उस पर फोर्स लग रही होगी वही एक्सेलरेट कर रही होगी, उसके पहले कोई फोर्स ऑलरेडी उस पर लग रही है वो नहीं एक्सेलरेट कर रही होगी। हमने एग्जांपल के थ्रू हम लोग आगे देखा था कि एक ट्रेन मूव कर रही है विद सम एक्सेलरेशन। अगर आप ट्रेन से बॉल ड्रॉप कर दिया आपने, जब तक वो ट्रेन में थी तब तक उसकी एक्सेलरेशन यही थी बॉल की। जैसे आपने ट्रेन से बाहर निकाल के बॉल को ड्रॉप कर दिया, अभी एक्सेलरेशन टू द ग्रेविटी से निकलने लगी, ठीक है। इट इज़ नॉट गोइंग विद द हॉरिजॉन्टल एक्सेलरेशन। हमने कॉन्सेप्ट देखा था इम्पल्स का, ठीक है, बिकॉज वी सी इन द कोलिजन और देर आर सर्टेन प्लेसेस व्हेन अ वेरी हाई अमाउंट ऑफ द फोर्स इज बीन अप्लाइड फॉर अ वेरी शॉर्ट अमाउंट ऑफ द टाइम, ठीक है। वो इतनी हाई फोर्स होती है बहुत छोटे टाइम पीरियड के लिए, दैट चेंजेस द मोमेंटम, ठीक है, मेजरेबल चेंज इन मोमेंटम ले आती है। सो दैट इज़ वाई वी कंसिडर द कॉन्सेप्ट ऑफ मोमेंटम, ठीक है। दैट इज़ अ प्रोडक्ट ऑफ फोर्स इंटू टाइम। यहाँ पे जो फोर्स होती है दैट इज़ वेरी लार्ज, टाइम वेरी स्मॉल होता है, ठीक है। बाकी नॉर्मल फोर्सेज होती हैं, अगर कम फोर्स बहुत कम टाइम पे लगे तो वो इतना कंसिडरेबल चेंज नहीं ला पाती मोमेंटम में। बट यहाँ पे क्या होती है, इम्पल्स जो होती है वो बहुत बड़ी फोर्स होती है बहुत छोटे टाइम पीरियड के लिए, बहुत छोटा स्मॉल टाइम पीरियड, पर यहाँ पे इसलिए कंसिडरेबल चेंज आ जाता है मोमेंटम का, ठीक है। तो वी हैव सीन इम्पल्स मोमेंटम इक्वेशन में हमने देखा था इनिशियल मोमेंटम प्लस इम्पल्स जो होता है हमारा फाइनल मोमेंटम, ठीक है। जो अगर इनिशियल मोमेंटम से कोई बॉडी आ रही है, ठीक है, we apply the force into time, ठीक है, impulse onto it, and this is for final momentum, ठीक है। थर्ड लॉ हमने देखा था न्यूटन्स का, to every action there is an equal and opposite reaction, so there's a lot of misconception regarding this law, we'll see that. So in this the force is basically this law says force always occur in the pair of bodies, ठीक है। जो force होती है they always exist in pairs, it is not a single, because एक body जब दूसरे पे force लगा रही होगी, so external force के लिए दूसरी body चाहिए मेरे को लगाने के लिए, तो जो दूसरी बॉडी पहली बॉडी पे जब फोर्स लगा रही है तो पहली बॉडी दूसरी बॉडी पे भी इक्वल एंड अपोजिट फोर्स लगा रही होगी। सो दैट्स व्हाई फोर्सेस इन नेचर ऑलवेज अकर बिटवीन द पेयर ऑफ बॉडीज, और द फोर्स बाय बॉडी वन ऑन द बॉडी बी इज इक्वल एंड अपोजिट टू द फोर्स ऑन बॉडी बी ऑन द बॉडी वन, ठीक है। दिस एक्शन एंड रिएक्शन दीज आर द साइमल्टेनियस फोर्सेस, देयर इज नो कॉज एंड इफेक्ट। ऐसा नहीं है पहले एक्शन हुआ फिर रिएक्शन होगा, ठीक है। साइमल्टेनियस होता है, एट अ इंस्टेंट आपकी एक्शन लगी, सेम इंस्टेंट आपकी रिएक्शन लग गई, और यू कैन म्यूचुअली चेंज देम। एक्शन एक को आप एक्शन बोल सकते हो, एक को रिएक्शन, सेम वे आप किसी से इंटरचेंज भी कर सकते हैं। These are the mutually forces and these act on a different body. This is these two forces जो हमारी third law के अंदर की जो forces होती हैं equal and opposite, they act on a different body, they don't act on a same body. But if we take it as a if we take it in the system of particle, तो system of particle के अंदर क्या होता है, internal forces लगती हैं, ठीक है। Because of that internal action and reaction, the net forces on the complete body will be zero, ठीक है। net forces on the complete body will be zero. For instance अगर this is my, ये अगर मेरा मास रखा हुआ है किसी टेबल पे, and this is my अर्थ, और मैं अर्थ और इस ब्लॉक को और अर्थ को अगर मैं एज अ सिस्टम लेके चलूँ, तो इस पे जो मेरा अर्थ है वो फोर्स इस पे अर्थ इधर लगा रही होगी, और सेम ये ब्लॉक इस पे इधर लगा रहा होगा। अगर मैं इन दोनों को सिस्टम लेके चल रहा हूँ तो इक्वल एंड अपोजिट फोर्स है, दैट विल गेट माई एफ नेट इज इक्वल टू जीरो। अगर मैं इन दोनों को सिस्टम लेके चल रहा हूँ, अगर मैं केवल इस पार्टिकल को मैं एनालाइज कर रहा हूँ, देन दैट नेट फोर्स विल नॉट बी जीरो, ठीक है।
फिर हमने सेकंड और थर्ड लॉ के को एक्सटेंड करके वी हैव गॉट टू सी कि कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम क्या होता है, दैट इज़ अ यूनिवर्सल लॉ. सो टोटल मोमेंटम ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम ऑफ पार्टिकल इज कंजर्व्ड हियर. ठीक है. फिर हमने लास्ट में देखा था फ्रिक्शन हमने देखा था दो टाइप की फ्रिक्शन. वन इज फ्रिक्शन बेसिकली अपोजेस योर रिलेटिव मोशन. ठीक है. सो इट हैपन्स बिटवीन द सरफेस ऑफ कॉन्टैक्ट, और जो कॉन्टैक्ट फोर्स होती हैं उसमें दो फोर्सेस आती हैं, एक मेरी नॉर्मल आती है, एक मेरी पैरेलल कंपोनेंट टेंजेंशियल टू द सरफेस आती है. टेंजेंशियल टू द सरफेस जो आती है दैट इज़ व्हाट वी कॉल अ फ्रिक्शनल फोर्स. एक इसमें हमने दो तरीके की फोर्सेस फ्रिक्शनल फोर्सेस देखी थी. वन इज स्टैटिक फ्रिक्शन विच इज़ देयर व्हेन द बॉडी इज इन इम्पेंडिंग मोशन, दैट मीन्स बॉडी का रिलेटिव मोशन स्टार्ट नहीं हुआ. इट इज़ इम्पेंडिंग मोशन मीन्स रेस्ट पे है, बट वो रेस्ट पे नहीं रहती अगर फ्रिक्शनल फोर्स नहीं होती. ठीक है. सो दैट इज़ व्हाट वी कॉल द इम्पेंडिंग मोशन. सो फ्रिक्शनल फोर्स अपोजिट द इम्पेंडिंग रिलेटिव मोशन, बट काइनेटिक है जो वो एक्चुअल रिलेटिव मोशन को अपोज करता है. ठीक है. इम्पेंडिंग को कौन करता है, स्टैटिक, और जो एक्चुअल जो होती है, जो एक्चुअल जब मूव करने लगता है वो काइनेटिक फ्रिक्शन होता है. एंड दीज आर इंडिपेंडेंट फ्रॉम द एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट. ठीक है. और जो मैक्सिमम वैल्यू होती है मेरी एफ की होती है, और एफ की वैल्यू शुड बी लेस देन और इक्वल टू दिस, बिकॉज एफ डिपेंड अपॉन योर अप्लाइड फोर्स. अप टू द अप्लाइड फोर्स इट इज यू विल गेट अ वैल्यू ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन एज द अप्लाइड फोर्स. ठीक है. अब हम वी आर गोइंग टू सी द पॉइंट्स टू पॉन्डर देखते हैं. इसके अंदर पहला जो है मेरा फर्स्ट व्हाट इट्स सेइंग. हाँ, तो पहला कह रहा है मेरा फोर्स इज नॉट ऑलवेज इन द डायरेक्शन ऑफ मोशन. फोर्स कैन बी अलॉन्ग वी, अपोजिट टू वी, नॉर्मल टू वी होता है, और सम एंगल पे भी बनाता है, बट इट इज़ ऑलवेज पैरेलल टू माई एक्सीलरेशन. यहाँ पे जो कह रहा है मोशन में भी आपका इस डायरेक्शन में हो, बट आपका फोर्स कैन बी इन एनी डायरेक्शन. इस डायरेक्शन में भी हो सकता है, परपेंडिकुलर भी हो सकता है, अलॉन्ग अपोजिट भी हो सकता है, और अलॉन्ग भी हो सकता है. बट इन सब केसेस में जो एक्सीलरेशन होगा दैट इज अलॉन्ग द फोर्स होगा. ठीक है. एक्सीलरेशन जो होगा, यहाँ पे ये एक्सीलरेशन होगा, यहाँ पे ये एक्सीलरेशन होगा, इस वाले में ये एक्सीलरेशन होगा, और इस वाले में ये एक्सीलरेशन होगा. ठीक है. तो यहाँ पे ये कह रहा है कि it is always parallel to acceleration, but it can be along v, perpendicular to v, opposite to v, normal to v. So for instance इस केस में देखते हैं हम, ये जो the boy is rotating this ball, तो इसके अंदर हमारी फोर्स ये लग रही है और वेलोसिटी ये है. ठीक है. यहाँ पे हम देखें मोशन से परपेंडिकुलर हमारी फोर्स लग रही है, बट एक्सेलरेशन क्या है मेरी, एक्सेलरेशन ये है, फोर्स मेरी सेंट्रीपिटल फोर्स भी यही है. यहाँ पे देखें इस केस में मोशन मेरा ये हो रहा है इन दिस डायरेक्शन, एंड माई एक्सेलरेशन इज इन दिस डायरेक्शन, एंड द वेलोसिटी इज ऑल्सो इन दिस डायरेक्शन. तो यहाँ पे ये केस है मेरा कि अलॉन्ग द डायरेक्शन हो रहा है. यहाँ पे देखें हम फोर्स मेरी ये लग रही है, बट मोशन मेरा ये हो रहा है. ठीक है. यहाँ पे एट सम एंगल मेरी फोर्स लग रही है, बट मेरी एक्सेलरेशन क्या होगी, एक्सेलरेशन इज इन दिस डायरेक्शन अलॉन्ग द डायरेक्शन ऑफ माय फोर्स. ठीक है. सो दैट इज व्हाट इट्स बीन मेंशन्ड हियर. सेकेंड कह रहा है कि मेरा इफ द वेलोसिटी इज जीरो एट एनी इंस्टेंट, इफ द बॉडी इज मोमेंटली एट रेस्ट, इट डज नॉट मीन दैट द फोर्स एंड द एक्सेलरेशन विल गेट जीरो. सो हमने ये ऑलरेडी देखा हुआ है प्रोजेक्टाइल में, जब आप बॉल थ्रो करते हैं तो एट द टॉप मोस्ट पॉइंट योर वेलोसिटी विल गेट जीरो, बट स्टिल इट इज हैविंग द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी. ठीक है. सो यही पॉइंट इसने यहाँ पे बता रखा है. थर्ड दे है हमारा फोर्स ऑन द बॉडी. इट इज़ द फोर्स ऑन द बॉडी हमने देखा, इट इज़ सिचुएशन, इट इज़ डिटरमाइंड बाय द सिचुएशन एट द लोकेशन ऑफ द बॉडी एट दैट टाइम. इट इज़ द फोर्स इज़ नॉट कैरिड फ्रॉम दिस अर्लियर हिस्ट्री. तो इसका एग्जांपल क्या था हमारा, अगर कोई एक ट्रेन इज़ मूविंग, दिस ट्रेन इज़ मूविंग विद सम एक्सेलरेशन है, तो यहाँ से आपने बॉल ड्रॉप करी. ठीक है. तो जब तक ये बॉल जब हैंड में थी गर्ल के, तो तब तक बॉल की एक्सेलरेशन ए थी. जैसे ही बॉल एकदम से ड्रॉप कर दी तो बॉल विल बी हैविंग द एक्सेलरेशन लाइक दिस. ठीक है. सो दिस इज माई एक्सेलरेशन ए, दिस इज माई जी. ठीक है. ये मेरी जी हो जाएगी. सो जैसे ही मैंने बॉल ड्रॉप करी, नाउ इट्स एक्सेलरेशन जी, इट विल नॉट कैरी फॉरवर्ड द एक्सेलरेशन. ठीक है. कोई हिस्ट्री जो में जो उसकी एक्सेलरेशन है, इट विल नॉट टेक दैट एक्सेलरेशन, इट विल गोइंग टू टेक द एक्सेलरेशन एट दैट इंस्टेंट. ठीक है. तो उस इंस्टेंट पे द मोमेंट आफ्टर द स्टोन इज रिलीज आउट ऑफ द ट्रेन, इट हैज़ नो हॉरिजॉन्टल फोर्स, सो नो एक्सेलरेशन ऑन द स्टोन. इट इफेक्ट्स इज सराउंडेड बाय, इफ वी नेग्लेक्ट द एयर, द स्टोन हैज़ अ वर्टिकल फोर्स विच इज ड्यू टू द ग्रेविटी. जैसे ही ड्रॉप किया आपके पास एक्सेलरेशन ड्यू टू द ग्रेविटी आ जाएगी दिस, और जब तक वो ट्रेन के अंदर थी तब तक स्टोन के अंदर एक्सेलरेशन जो थी वो मेरी ए इस डायरेक्शन में थी. ठीक है. लास्ट है मेरा सॉरी नॉट द लास्ट वन ऑन दिस पेज, इट इज़ द लास्ट वन. सो यहाँ पे जो है मेरा फोर्स जो होती है यहाँ पे F इजिकल टू एम ए जो होता है, दैट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग. सो फोर्स जो होगी यहाँ पे एम ए, तो यहाँ पे जो फोर्स है दैट इज़ अ नेट एक्सटर्नल फोर्स, नेट एक्सटर्नल फोर्स. ठीक है. दैट इज़ अ नेट एक्सटर्नल फोर्स, और इसका जो इफेक्ट होता है दैट इज़ माई एक्सेलरेशन जो देता है. ठीक है. एम इंटू ए इज़ नॉट द एक्सेलरेशन, इज नॉट द फोर्स.
ठीक है, m इंटू ए इज़ नॉट द फोर्स, ये जो m इंटू ए इज़ नॉट द फोर्स। फोर्स जो होती है मेरी नेट एक्सटर्नल फोर्स होती है बाई सम मटेरियल फोर्सेज जो हमने पढ़ी है, टेंशन, फ्रिक्शन, सो दोज आर द फोर्सेस। उसका जो इफेक्ट आता है दैट इज m इंटू ए, ठीक है, दैट इज द इफेक्ट ऑफ द ऑल द एक्सटर्नल फोर्सेज, जो नेट एक्सटर्नल फोर्सेस जो हैं, जैसे बॉडी पे मल्टीपल फोर्सेस इफेक्ट कर रही हैं, उसका अगर मैं नेट देखूंगा, उसका जो नेट आता है वो मेरा इफेक्ट होता है m इंटू ए, ठीक है, जो एक्सेलरेट करता है। तो दिस इज नॉट द फोर्स, डोंट कंसिडर m इंटू ए एज द फोर्स, ठीक है। सो दैट इज अ कॉमन मिसकंसेप्शन अमंग द स्टूडेंट कि वो फोर्स इज इक्वल टू m इंटू ए लिखा है, तो दे कंसिडर कि m इंटू ए इज द फोर्स। m इंटू ए इज नॉट द फोर्स। फोर्सेस वी हैव ऑलरेडी सीन, दीज आर द मटेरियल फोर्सेस। उन सब का जो नेट मेरा जो आता है, नेट फोर्स आती है, दैट इज द मेन कॉज, और उसका जो इफेक्ट आता है दैट इज दिस इफेक्ट, ठीक है, दैट इज नॉट अ फोर्स। ओके, दैट इज व्हाट इज बीन मेंशन हियर। सो इट शुड नॉट बी रिगार्डेड एट येट अनदर फोर्स। सो एक नेक्स्ट है हमारा सेंट्रीपिटल फोर्स जो होती है हमारी, इट शुड नॉट बी, हमने ऑलरेडी देखा सेंट्रीपिटल फोर्स इज नॉट एनी अदर फोर्स, इट इज़ ऑल द मटेरियल फोर्सेस जो ऑलरेडी हमारे पास फोर्सेस हैं, दैट वो सारी फोर्सेस का जो नेट मेरा नेट रिजल्टेंट फोर्स जो आती है दैट इज इनवर्ड अलॉन्ग द रेडियल डायरेक्शन विच लेट द बॉडी टू डू द सर्कुलर मोशन, ठीक है। सो we always look some material force like tension, gravity, electric force or the friction, they only give the circular motion, जैसे कि हमने इसमें देखा था, the ball is rolling, the tension is giving the tension is giving this, so this tension is giving the centripetal force, यहाँ पे friction is giving the centripetal force, यहाँ पे resultant of your mg minus n is giving the centripetal force, और यहाँ पे acceleration due to gravity, sun is the planet is moving around the sun, this planet is moving around the sun, so यहाँ पे my gravity जो gravitational force है इन दोनों की, that is giving the centripetal acceleration, ठीक है। Now we'll see the static friction हमने देखा था, it is kind of a self adjusting force, ठीक है, जिसकी मैक्सिमम लिमिट होती है म्यू इंटू एन। तो वी नेवर पुट द, अगर फ्रिक्शन हमारा कोई बॉडी रेस्ट पे है, यू शुड नेवर पुट डायरेक्टली म्यू इंटू एन, इट विल गिव कि आपके पास मैक्सिमम कितनी स्टैटिक फ्रिक्शन है, बट वो स्टैटिक फ्रिक्शन विल नॉट बी दिस, ठीक है। स्टैटिक फ्रिक्शन कैन बी लेस देन दिस, और एट अ लिमिटिंग केस, एट अ फाइनल थ्रेशोल्ड केस, इट कैन बी दिस वन, ठीक है। सो डू नॉट पुट दिस म्यू इंटू एन एज योर स्टैटिक फ्रिक्शन। स्टैटिक फ्रिक्शन हमेशा इट इज एज पर द अप्लाइड फोर्स, ठीक है। सो जैसे इस एग्जांपल में रखा आपकी अप्लाइड फोर्स 20 है, तो आपकी स्टैटिक फ्रिक्शन 20 हो जाएगी। यहाँ पे मैक्सिमम वैल्यू मेरी स्टैटिक फ्रिक्शन की 50 है, बट अगर मैंने फोर्स 20 अप्लाई करी है तो मेरे को 20 ही मिलेगी स्टैटिक फ्रिक्शन। अगर मैंने फोर्स 40 अप्लाई करी है तो मेरे को 40 मिलेगी। अगर मैंने फोर्स 50 अप्लाई कर रही है तो मेरे को 50 मिलेगी। हाँ, अब मैं 50 से ज़्यादा अप्लाई करूँगा तब मेरी स्टैटिक फ्रिक्शन विल बी चेंज टू काइनेटिक फ्रिक्शन, बिकॉज रिलेटिव मोशन स्टार्ट हो गया। अब उसमें नो मोर देयर इज अ इम्पेंडिंग रिलेटिव मोशन नहीं है, ठीक है। So never consider that your static friction is mu s into n. Always your static friction is self adjusting होती है, that is as per the applied force. और जब threshold पहुंच जाती है मेरी applied force, तो उसके बाद मेरी इधर if your kinetic coefficient दे रखा है तो आप kinetic force kinetic friction लगाओ, नहीं तो आप static friction भी केवल maximum वैल्यू लगा के सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे जो दे रखा है मेरे को कि इस कॉन्सेप्ट में बता रखा है कि अगर मेरी एक बॉडी है, सपोज दिस ब्लॉक बुक इज देयर, सो यहाँ पे इट इज़ एट अ रेस्ट, ठीक है। तो इसके ऊपर एक जो इससे जो टेबल से एक नॉर्मल मिल रही है, और यहाँ पे इस पर वेट जो है मेरा एन, जो इस पर जो मेरा वेट है mg, और इस पर टेबल से नॉर्मल लग रही है, बिकॉज इट इज़ एट रेस्ट, सो वी कैन से इस पर नेट जो fy है दैट इज इक्वल टू 0, सो वी कैन से n इज इक्वल टू mg। सो ये n इज इक्वल टू mg जो है दैट इज नॉट माई एक्शन रिएक्शन पेयर, ठीक है। दिस इज नॉट माई एक्शन रिएक्शन पेयर, दिस इज नॉट माई थर्ड लॉ, ठीक है। न्यूटन थर्ड लॉ नहीं है कि mg है तो उसके ऊपर नॉर्मल लग गया, दिस इज नॉट एन एक्शन रिएक्शन पेयर, क्योंकि इसका जो एक्शन रिएक्शन है दिस वन, इसका जो एक्शन रिएक्शन होगा, ये बुक का जो mg होगा दैट इज विद द अर्थ, ठीक है। तो अर्थ जो है, अर्थ को ये पुल कर रहा होगा, ठीक है, ये बुक अर्थ को पुल कर रही होगी, दैट इज द एक्शन रिएक्शन पेयर। और जो ये बुक और इसका टेबल का एक्शन रिएक्शन होगा कि ये बुक जो है ये इस पे नॉर्मल ऐसे लगा रही है और इस पे नॉर्मल ऐसे लग रही है, तो ये एक्शन रिएक्शन पेयर होगा। और एक्शन रिएक्शन पेयर हमेशा जो होते हैं दो बॉडीज़ पे लगते हैं, कभी एक बॉडी पे नहीं लगेंगे। यहाँ पे सेम फोर्स एक ही बॉडी पे दोनों डिफरेंट फोर्स एक बॉडी पे लग रही है, सो इट इज़ नॉट योर एक्शन रिएक्शन पेयर। सो यहाँ पे यही लिखा है कि इफ़ mg इज इक्वल टू r कीपिंग ऑन द टेबल, ट्रू ओनली इफ द बॉडी इज इन इक्विलिब्रियम। हमने देखा बॉडी इक्विलिब्रियम में तभी है, these two forces can be different, ठीक है। ये दोनों फोर्स जो है मेरी, इट कैन यहाँ पे जो है, बिकॉज इफ़ माई बॉडी इज एट रेस्ट, सो वी कैन से कि ये
एम जी इज इक्वल टू माई रिएक्शन है, ठीक है। अगर यही मेरा टेबल जो है ऊपर एक्सेलरेट कर रही होती है ए से, तब आर विल नॉट बी इक्वल टू एम जी। उस केस में आर विल नॉट बी इक्वल टू एम जी, क्योंकि उस केस में क्या होता है, हम न्यूटन्स सेकेंड लॉ लगाते हैं, डेल्टा वाई इज इक्वल टू मास इंटू ए वाई हो जाता। तो वहाँ पे कितना है मेरा आर, नेट फोर्स कितनी है मेरी ऊपर डायरेक्शन में, आर माइनस एम जी इज इक्वल टू एम ए। तो इस केस में जो मेरा आर था दैट इज इक्वल टू एम जी प्लस ए, ठीक है। इस केस में जो मेरा आर था जो होता है एम जी प्लस ए, तो यहाँ पे एम जी नहीं है, ठीक है। एम जी, आर इज़ नॉट इक्वल टू माई एम जी, ठीक है। इस केस में जो आर है मेरा एम जी प्लस ए है, तो इट इज़ नॉट ऑलवेज आर इज इक्वल टू एम जी, ठीक है। एंड इक्वलिटी ऑफ दिस इज नॉट रिलेटेड विद योर थर्ड लॉ, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, जो एक्शन रिएक्शन है, हमने देखा साइमल्टेनियस फोर्सेज होती हैं, दे डू नॉट प्रोसीड लाइक एक्शन रिएक्शन, कुछ नहीं होता कि कॉज एंड इफेक्ट इसमें कुछ नहीं होता, और ये डिफरेंट बॉडीज पे काम करती हैं। नेक्स्ट इज फॉर अप्लाइंग द सेकेंड लॉ, देर इज, सो सेकेंड लॉ जो होता है इट डज नॉट, देर इज़ नो कंसेप्चुअल डिफरेंस बिटवीन कि आप सेकेंड लॉ जो है आप एक्सटर्नल जो फोर्स है या तो वो किसी एनिमेट ऑब्जेक्ट पे लगेगा या नॉन एनिमेट मतलब कि ह्यूमन बींग्स पे लग रही है फोर्स, या फिर वो नॉन लिविंग बींग्स पे लग रही है, तो वो दोनों फोर्स का जो इम्पैक्ट आता है वो सेम ही आएगा यहाँ पे। तो जैसे कि फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है, सो एनिमेट ऑब्जेक्ट्स पे विदाउट फोर्स ऑफ फ्रिक्शन वी कैन नॉट वॉक, ठीक है। सो वी हैव सीन, सो एनिमेट ऑब्जेक्ट सच एज ह्यूमन ऑल्सो रिक्वायर्स एन एक्सटर्नल फोर्स टू एक्सिलरेट, ठीक है। तो ये जो सेकेंड लॉ है इट इज़ एप्लीकेबल टू द एनिमेट एंड द नॉन एनिमेट एंड द इनएनिमेट ऑब्जेक्ट्स। अभी जो लास्ट है हमारा कॉन्सेप्ट, इसमें हम लोग पढ़ेंगे, तो फर्दर कॉन्सेप्ट हमारा इनर्शियल और नॉन इनर्शियल में पढ़ेंगे। पहले इस वाले लास्ट कॉन्सेप्ट को डिस्कस करने के लिए हम लोगों को पढ़ना पड़ेगा इनर्शियल एंड नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। इसके थ्रू हम लोग एक कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे स्यूडो फोर्स का, और यही स्यूडो फोर्स का कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे हम सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, ठीक है। यही हम सेंट्रीफ्यूगल फोर्स पढ़ेंगे। सो हमारा यहाँ पे हम लोग देखते हैं पहले, सो यहाँ पे हमारा पहले ये देख लेते हैं क्या दे बोल रखा है। यहाँ पे हमारे को बोल रखा है द ऑब्जेक्ट ऑफ कंसेप्ट ऑफ फोर्स शुड नॉट बी कंफ्यूज विद द सब्जेक्टिव कॉन्सेप्ट। सब्जेक्टिव कॉन्सेप्ट जो आपको फील हो रहा है, ऑब्जेक्टिव मतलब जो एक्चुअल है, सब्जेक्टिव कॉन्सेप्ट फील जो हो रहा है इज द फीलिंग ऑफ फोर्स। लाइक फॉर इंस्टेंस आप जब मैरी गो राउंड में बैठते हो तो एक्चुअल जो फोर्स लग रही है हम लोग देखते हैं दैट इज टुवर्ड्स द सेंटर विच वी कॉल द सेंट्रीपिटल फोर्स, बट आपको जो फील हो रही होती है दैट यू बीन पुशिंग आउट, ठीक है। आप मेरी गो राउंड पे जो फोर्स आपको जो फील हो रही है दैट यू बीन पुशिंग आउट, बट जो ऑब्जेक्टिव कॉन्सेप्ट है, जो कॉन्सेप्ट ऑफ फोर्स है दैट इज टुवर्ड्स द सेंटर, सेंट्रीपिटल फोर्स आपके ऊपर लग रही है, ठीक है। सो but the feeling of being pushed outward, it's a direction of your impending motion, ठीक है। it is because of the inertia that feeling you are having। जैसे हमने inertia में पढ़ा था ना कि if suppose for instance if this bus is there, ये बस एकदम से एक्सीलरेट कर जाती है, then you push backward, ठीक है। आपकी बॉडी you push backward, वो क्यों कर जाती है, बिकॉज आप ये बॉडी एक्सीलरेट करी, आपका जो फीट है, ठीक है, वो एक्सीलरेट कर गया, एंड बिकॉज ऑफ द फ्रिक्शन इज देयर, तो आपका जो फीट है वो एक्सीलरेट कर गया ए में, ठीक है। सो अगेन विल सी कि ये बस है, ये ए से जा रही है, ये आपके फीट है, बिकॉज दिस सडनली स्टार्ट हो गया ए, तो आपका फीट भी आगे की साइड में एक्सेलेट कर गया ए, ठीक है। बट आपकी जो बॉडी है दैट इज इनर्शियल, ठीक है, वो एक्सेलेट नहीं करी, तो दैट्स वाई आप टिल्ट कर जाते हो, ठीक है। यू विल गेट अ टिल्ट हेयर, ठीक है। फिर आपकी मस्कुलर फोर्सेस आती हैं दैट इज गोइंग टू ब्रिंग बैक योर बॉडी, ठीक है। सो दैट इज व्हाट वी हैव सीन। सो सेम ऐसे ही हमारा जब हम सर्कुलर पाथ में मूव करते हैं तो हमने देखा ना, अगर कोई बॉडी मेरी यहाँ पे है, सर्कुलर पाथ में मूव कर रहे हैं, तो आपके पास क्या एक्सेलेरेशन इज इन दिस डायरेक्शन, ठीक है। तो आपका जो फीट होगा, सपोज इस पे फीट जो रखा होगा, तो वो क्या होगा, जब एक्सेलेरेशन मेरी इस डायरेक्शन में है तो ये मेरा इधर की डायरेक्शन में मूव करेगा आपका फीट, बट आपकी बॉडी पीछे साइड में मूव कर जाएगी। जैसे हमने देखा ना बस वाले केस में, अगर मेरा ये मेरा दिस इज़ माई फीट, ये मेरा फीट है, तो ये जो फीट है मेरा आगे मूव करेगा और आपकी बॉडी पीछे मूव कर जाएगी। सेम वे जो आपको यहाँ पे सेंसेशन होगी, इफ़ योर बॉडी इज, सो if this is rotating with some omega, so if you are sitting on to it, तो आपको क्या फील होगा कि आपके पास जो फोर्स, आपकी फीट पे जो फोर्स लग रही होगी वो अंदर की साइड में एक्सीलरेशन, बिकॉज इट इज सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन लग रही होगी, बट आपकी बॉडी जो है बाहर की साइड में मूव कर रही होगी, ठीक है। तो दिस इज व्हाट वी कॉल द फिक्शियस फोर्स होती हैं ये फिक्शियस फोर्स के एक्चुअली कोई फोर्स नहीं लग रही है, बट यू आर फीलिंग द फोर्स, ठीक है। एक्चुअल में कोई फोर्स नहीं है आपके ऊपर, एक्चुअल जो फोर्स है दैट इज दिस सेंट्रीपिटल फोर्स, बट यू आर हैविंग द फीलिंग ऑफ पुशिंग आउट, ठीक है। तो इस कॉन्सेप्ट को समझने के लिए हम लोग पहले देखते हैं
कि हमारा इनर्शियल और नॉन इनर्शियल फ्रेम्स क्या होते हैं, ठीक है। फिर हम लोग देखते हैं टू सॉर्ट आउट द प्रॉब्लम ऑफ नॉन इनर्शियल फ्रेम, क्योंकि हमारे जो इनर्शियल और नॉन इनर्शियल फ्रेम में जो मेजर डिफरेंस आता है कि नॉन इनर्शियल फ्रेम में आप न्यूटन्स लॉज नहीं अप्लाई कर सकते। तो हमको न्यूटन लॉ अप्लाई करने के लिए हम एक मॉडिफिकेशन करते हैं नॉन इनर्शियल फ्रेम में, विच इज़ द मॉडिफिकेशन विच वी कॉल अ स्यूडो फोर्स, ठीक है। और वही स्यूडो फोर्स होती है हमारी काइंड ऑफ अ फिक्शियस फोर्स होती है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, ठीक है। तो अब देखते हैं हमारा इनर्शियल और नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस देखते हैं क्या होते हैं। इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस होता है जो मेरा एक्सेलरेटेड नहीं होता, जो मेरा फ्रेम ऑफ रेफरेंस है जहाँ से आप ऑब्जर्वर जो बैठा हुआ है वो मेरा नॉन एक्सेलरेटेड फ्रेम पे है। और जो मेरा इनर्शियल फ्रेम जो हो गया मेरा वो नॉन एक्सेलरेटेड फ्रेम हो गया, यूनिफॉर्म मोशन वाला फ्रेम हो गया। तो वो रेस्ट पे है मेरा, या तो इनर्शियल फ्रेम मेरा रेस्ट पे होगा या वो यूनिफॉर्मली मूव कर रहा होगा। इनर्शियल जो मेरा नॉन इनर्शियल जो फ्रेम है मेरा, दैट is my accelerated frame, ठीक है। Here my acceleration is not zero, so non inertial frame is what? Your accelerated frame. So for instance हमने वो बस वाला एग्जांपल देखा था। बस वाले एग्जांपल में इफ़ यू आर इन द बस, तो आपने बस में खड़े हुए हैं, बस इज अभी क्या हुआ, बस एकदम एक्सेलेरेट कर रही थी, बस हैज़ मेड अ स्टॉप, ठीक है। बस ने एकदम से स्टॉप कर दिया। तो बस अभी तक एक्सेलेरेट कर रही थी, ठीक है, बस एक्सेलेरेट कर रही थी, तो दैट इज़ अ नॉन इनर्शियल फ्रेम। आप नॉन इनर्शियल फ्रेम में बैठे हुए हैं, दिस इज़ योर पोजीशन, यू आर इन द नॉन इनर्शियल फ्रेम। तो आपकी भी बॉडी एक्सेलेरेट कर रही है अभी, फिर एकदम से बस ने एकदम से सडनली ब्रेक मारी एंड योर द एक्सेलेरेशन गेट जीरो। जैसे एक्सेलेरेशन जीरो हो गई तो आपके ये वाला पार्ट तो एकदम से स्टॉप हो गया इजिकल टू जीरो, बट आपकी बॉडी अभी भी इनर्शिया के थ्रू मूव ऑन कर रही है। तो आप आगे के साइड में ऐसे टिल्ट हो जाओगे, ऐसे टिल्ट हो जाओगे आगे साइड में। तो नाउ यू विल सी कि आपको किसी ने पीछे से फोर्स लगाया है, आप आगे के साइड में क्यों पुश कर रहे हो, आपको फील होगा ना पीछे से कोई पुश किया है तभी मैं आगे साइड में गिर रहा हूँ, पीछे से पुश किया है मेरे को आगे साइड में गिर रहा हूँ, बट एक्चुअल तो किसी ने नहीं पुश किया आपको। सो इट इज़ कॉल्ड कि आपको जो फीलिंग हो रही है, सेंसेशन हो रही है कि हाँ पीछे से किसी ने पुश किया। सो दैट इज़ जस्ट वायलेटिंग माई न्यूटन्स लॉ। न्यूटन्स लॉ क्या कहता है, अगर कोई एक्सटर्नल फोर्स लग रही है तभी आपका जो डायरेक्शन चेंज होगा या आपका मोशन होगा रेस्ट से तभी होगा, बट यहाँ पे तो कोई फोर्स नहीं लग रही इस केस में, बट स्टिल यू आर पुशिंग अप, स्टिल यू आर पुशिंग इन फॉरवर्ड, सो दैट इज़ वायलेटिंग अ न्यूटन्स लॉ। सो इस केस में क्या है, बिकॉज माई नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस इज देयर, सो इन नॉन इनर्शियल फ्रेम है, बिकॉज दिस इज माई नॉन इनर्शियल फ्रेम। सो इसमें क्या करना होता है, हमारे को एक स्यूडो फोर्स लगानी पड़ती है, that is that pseudo force is going to balance out और this phenomena ये जो हो रहा है, so इसको balance out करता है and we can apply the Newton's law। क्योंकि इस केस में मैं न्यूटन लॉ नहीं अप्लाई कर पाऊंगा, because क्यों नहीं कर पाऊंगा, because this frame is accelerating, ये फ्रेम एक्सेलरेट कर रहा है एंड हमने देखा इसमें एक without force the body is changing its inertia without external force, so that is violating my Newton's law। तो इसके लिए मेरे को क्या करना पड़ता है, आई हैव टू डू सम जुगाड़ जिसे कहते हैं। सो वी हैव टू न्यूटन्स लॉ लगाने हमने, तो हम लोग क्या करते हैं कि जैसे फॉर इंस्टेंस इस वाली में देखते हैं, सपोज दिस इज़ माई ट्रॉली विच इज़ मूविंग विद एक्सेलेरेशन ए, और ये ब्लॉक मेरा एम पे रखा हुआ है, ठीक है। तो नाउ जो ग्राउंड ऑब्जर्वर होगा वो क्या है, इनर्शियल फ्रेम पे, उसको कि ये ऑब्जेक्ट क्या दिख रहा होगा, ए से जाता हुआ, ठीक है। अब यहाँ पे जो मेरा ऑब्जर्वर बैठा हुआ है ट्रॉली के ऊपर, उसको ये ऑब्जेक्ट क्या दिखेगा, रेस्ट पे, उसको तो ये रेस्ट पे दिख रहा है, ठीक है, उसको ये रेस्ट पे दिखेगा, ये वाला ब्लॉक जो होगा। तो नाउ इस ब्लॉक को जो हम लोग स्यूडो फोर्स कब लगाते हैं, व्हेन वी आर हैविंग द नॉन इनर्शियल फ्रेम। तो इसके रिस्पेक्ट इसको क्या है, ये ए से जा रहा है फ्रेम, तो इसके लिए क्या है, नॉन इनर्शियल फ्रेम है, और जो मेरा रेस्ट यहाँ पे मेरा ग्राउंड पे जो बैठा हुआ है इसके लिए इनर्शियल फ्रेम है। तो यहाँ पे इनर्शियल फ्रेम के लिए लगाने के लिए मेरे को ज़रूरत नहीं है। सो मैं इनर्शियल फ्रेम के लिए क्या लगा सकता हूँ, ये जो ब्लॉक मूव कर रहा है मेरा ए एक्सेलेरेशन से मूव कर रहा है, एंड वाई दिस इज मूविंग, बिकॉज ऑफ फ्रिक्शन। सो आई कैन अप्लाई फ्रिक्शन, इट इज़ इक्वल टू एम इन टू ए, ठीक है, बिकॉज ऑफ फ्रिक्शन इट इज़ मूविंग इट एम इन टू ए। बट यहाँ पे क्या है, इस ऑब्जर्वर के लिए, ये जो ऑब्जर्वर है ये तो रेस्ट पे है मेरा, तो रेस्ट पे है, दैट मीन्स इट इज़ नॉट मूविंग, बट इस पर फ्रिक्शन है जो आगे की साइड में लग रही है। तो इसको जो मेरे को न्यूटन्स लॉ लगाने के लिए, देन आई हैव टू अप्लाई अ स्यूडो फोर्स विच इज़ इक्वल टू माई फ्रिक्शन, विच इज़ नथिंग बट कि मैं जो फ्रेम से मेरा एक्सेलरेट हो रहा होता है उसको अपोजिट साइड में मैं लगाता हूँ एक्सेलरेशन, ठीक है, जिस फ्रेम से हो रहा था। अगर ये इस बॉडी पे क्या होगा, इस बॉडी पे एक तो फ्रिक्शन आगे लग रही होगी, फ्रिक्शन आगे, एक नेट एक्सटर्नल फोर्स आगे, इट शुड मूव फॉरवर्ड, बट इसके रिस्पेक्ट में तो ये रेस्ट पे है। तो अब मेरे को क्या करना पड़ेगा, इसके अगर मैं नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस से देख रहा हूँ तो ये वाले ब्लॉक पे फ्रिक्शन आगे लग रही है मेरी। नाउ आई हैव टू अप्लाई स्यूडो फोर्स बिकॉज आई एम वॉचिंग थ्रू अ नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। और जो स्यूडो फोर्स होती है टू मेंटेन द न्यूटन्स लॉ, वो क्या होती है कि m इंटू ए टाइम्स ऑफ फ्रेम ऑफ रेफरेंस, जो मेरा फ्रेम ऑफ रेफरेंस से घूम रहा है और वो नेगेटिव साइड, अपोजिट साइड लगा रहा हूँ। तो फ्रेम ऑफ ये मेरा एक्सेलेरेशन ये है, तो मैं ये मेरे लग जाएगी, ठीक है। सो इस केस में क्या होगा, F इजिकल टू एम ए, इक्वेशन वही आई है F इजिकल टू एम ए, बट दोनों को
दोनों का जो मेरा कॉन्सेप्ट है वो डिफरेंट है, ठीक है। जो पहले वाला केस था, अगर मैं ग्राउंड ऑब्जर्वर के रिस्पेक्ट में देखूँ तो ये मूव कर रहा है एक्सेलरेशन से, और वो कौन मूव करा रहा है, फ्रिक्शन, ठीक है। तो पहले वाला केस होगा न्यूटन सेकंड लॉ लगेगा उसमें कि नेट एक्सटर्नल फोर्स इज एफ विच इज मेकिंग द बॉडी मूव विद द एक्सेलरेशन। अब जो मेरा बिकॉज इफ़ आई एम ऑब्जर्विंग इट फ्रॉम हेयर, ठीक है, मैं यहाँ से ऑब्जर्व कर रहा हूँ, ये मेरे को रेस्ट पे दिख रहा है, बट इसके ऊपर तो फ्रिक्शन लग रही है, इट शुड मूव विद द एक्सेलरेशन, बट यहाँ से रेस्ट पे दिख रहा है। तो इस वाले फ्रेम ऑफ रेफरेंस से आई अप्लाई अ स्यूडो फोर्स विच इज नथिंग बट m into a in opposite direction. Now in this case because now it is rest, so I can say F is equal to ma, ठीक है। अब मैंने फर्स्ट लॉ लगा दिया न्यूटन का, F माइनस ma इज इक्वल टू 0, ठीक है। ये मैंने न्यूटन का फर्स्ट लॉ लगा दिया, नेट एक्सटर्नल फोर्स ऑन दिस बॉडी इज 0 नाउ, ठीक है। सो दैट इज व्हाट इज अ स्यूडो फोर्स। स्यूडो फोर्स इज नथिंग बट अ अरेंजमेंट दैट वी डू सो दैट वी कैन अप्लाई दिस न्यूटन्स लॉ। और हमने न्यूटन्स लॉ कब अप्लाई करने पड़ते हैं हमारे को, जब स्यूडो फोर्स कब अप्लाई करनी पड़ती है, जब मेरा नॉन इनिशियल फ्रेम है। नॉन इनिशियल फ्रेम का मतलब व्हेन माय फ्रेम इज मूविंग विद सम एक्सेलरेशन, ठीक है। तो अब हमारा जो ये वाला केस था मैरी गो राउंड वाला, तो मैरी गो राउंड क्या है मेरा, ये ऐसे मोशन हो रहा है, और सर्कुलर मोशन क्या होता है, इट इज़ ऑलवेज सेम वेलोसिटी से भी जा रहा है, तो सर्कुलर मोशन इज ऑलवेज यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड। और अगर सर्कुलर मोशन में वेलोसिटी सेम है तो यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड है, बट सर्कुलर मोशन इज ऑलवेज एन एक्सेलरेटेड मोशन। तो आप सर्कुलर मोशन पे अगर उसके ऊपर बैठ के देख रहे हो तो इन दैट केस यू नीड टू अप्लाई अ स्यूडो फोर्स, ठीक है। तो फॉर इंस्टेंस अगर मैं ये वाला केस देखूँ, अगर ये वाला ब्लॉक मेरा रखा हुआ है, ठीक है, दिस ब्लॉक इज देयर, सो ये ब्लॉक को अगर मैं इस पे देखूँ तो इस पर फ्रिक्शन ये लग रहा है, ठीक है। अगर मेरा ये ग्राउंड ऑब्जर्वर है तो ये फ्रिक्शन ये लग रहा है इस वाले ब्लॉक पे, ठीक है, इस वाले ब्लॉक पे फ्रिक्शन ये लग रहा है। तो दिस फ्रिक्शन इज ओनली मेकिंग दिस मूविंग विद वेलोसिटी v, ठीक है। बिकॉज ऑफ दिस फ्रिक्शन ये जो यहाँ पे मेरी सेंट्रीपिटल फोर्स लग रही होगी, सेंट्रीपिटल फोर्स कितनी आ रही है मेरी, m ओमेगा स्क्वायर r, ये मेरी सेंट्रीपिटल फोर्स है। दैट इज बिकॉज दैट इज जो सेंट्रीपिटल फोर्स आ रही है, जो इसकी मेरी m इंटू AC जो है सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन है, दैट इज बिकॉज ऑफ माई फोर्स, ठीक है, फ्रिक्शन, ठीक है, दैट इज बिकॉज ऑफ माई फ्रिक्शन। सो आई कैन से बिकॉज ऑफ दिस फ्रिक्शन इज इन दिस डायरेक्शन, सो दैट इज कंट्रीब्यूटिंग माई सेंट्रीपिटल फोर्स, ठीक है। अब मैं यहाँ पे बैठ गया, ठीक है, आई एम नाउ ऑन द फ्रेम ऑफ रेफरेंस ऑफ दिस। अब मैं इसके फ्रेम ऑफ रेफरेंस में हूँ। नाउ फॉर मी दिस इज एट रेस्ट, ठीक है। अब ये मेरा रेस्ट पे है, तो आई हैव टू अप्लाई स्यूडो फोर्स ऑन टू इट, ठीक है। और क्या है मेरा स्यूडो फोर्स, क्या होगा, दैट इज अपोजिट m ओमेगा स्क्वायर इंटू r, ठीक है, अपोजिट टू माई फ्रेम, जो मेरा फ्रेम जिस एक्सेलरेशन से मूव कर रहा है उसका अपोजिट। तो ये फ्रेम किस एक्सेलरेशन से मूव कर रहा है, ओमेगा स्क्वायर आर, तो यहाँ पे मैंने अपोजिट फोर्स लगा दी m ओमेगा स्क्वायर आर। सो दिस इज माई सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। तो जो मेरी बाहर की साइड में लग रही है फ्रॉम द रेफरेंस फ्रेम, जो कि मूविंग रेफरेंस फ्रेम से देख रहा हूँ मैं, सो देन आई विल बी हैविंग द सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। अगर मैं ग्राउंड फ्रेम से देख रहा हूँ देन आई विल बी हैविंग द सेंट्रीपिटल फोर्स, जो ये लग रही होगी। तो इस केस में जो मेरा सेंट्रीपिटल फोर्स लग रही है, तो मैं लिख सकता हूँ F शुड बी इक्वल टू जो मेरी नेट एक्सटर्नल फोर्स है, दैट इज गिविंग मी m इंटू AC, ठीक है। इस केस में क्या है, ये मेरा रेस्ट पे है, तो मैं इस पे सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगाई मैंने, और ये मेरा इस डायरेक्शन में मेरी F है। तो नाउ इन दिस केस आई कैन अप्लाई माई न्यूटन्स फर्स्ट लॉ कि मेरा नेट जो मेरी फोर्स है इफ एट टुवर्ड्स द सेंटर इज 0, ठीक है। सो आई कैन अप्लाई कि नेट फोर्स 0 है, तो मैं एक्सेलरेशन इज 0, सो F माइनस m ओमेगा स्क्वायर r इज इक्वल टू 0, ठीक है। सो दैट इज माई फ्रॉम द ऑब्जर्वर फ्रॉम द नॉन इनिशियल फ्रेम, ठीक है। सो दैट इज माई सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। और ये आती क्यों है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, सो फॉर इंस्टेंस why this centrifugal force is coming, so in this क्या होता है हमारा सर्कुलर मोशन में क्या हो रहा होता है, सपोज दिस इज माई सर्कुलर मोशन, तो इफ दिस गर्ल इज देयर ना, तो ये मैरी गो राउंड पे मूव कर रही है, तो यहाँ पे क्या है इसका सर्कुलर, हर फीट, ये जो फीट है, सो ये जब ऐसे मूव कर रही है मैरी गो राउंड में, तो ये जो इसकी जो एक्सेलरेशन होगी टुवर्ड्स द सेंटर है, सेंट्रीपिटल फोर्स, बिकॉज इट इज मूविंग इन सर्कुलर मोशन, तो इसकी जो एक्सेलरेशन होगी टुवर्ड्स द सेंटर है, ठीक है, टुवर्ड्स द सेंटर एक्सेलरेशन है। जो इसका जो फीट है वो इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, बट बॉडी जो है बिकॉज ऑफ इनर्शिया कुड नॉट एबल टू मूव इन दिस डायरेक्शन, सो वो क्या होती है, बॉडी पीछे की साइड में थ्रो आउट हो जाती है। सो दैट इज व्हाट अ फिक्शियस फोर्स, जैसे कि हमने इस केस में देखा, ठीक है। सो यही हमारा फिक्शियस फोर्स और द स्यूडो फोर्स और द नॉन इनिशियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। सो इसी तरीके से हम लोग डिफाइन करते हैं। सो जब भी मैं ऑब्जर्वर, अगर मेरा कोई भी इफ़ माई मोशन इज़ विद एक्सेलरेटेड मोशन है और मैं उसके ऊपर बैठ के देख रहा हूँ मोशन को, ठीक है, देन इन दैट केस आई हैव टू अप्लाई अ स्यूडो फोर्स, ठीक है। उससे क्या होता है, स्यूडो फोर्स लगा के रादर देन गोइंग थ्रू द ग्राउंड फ्रेम, वी समटाइम्स हैव टू सॉल्व अवर प्रॉब्लम, कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम को ईजी करने के लिए वी हैव टू गो इन टू द ऑब्जर्वर्स ऑन द मोशंस फ्रेम में जाता हूँ, तो मेरे को फिर
आई हैव टू अप्लाई द सूडो फोर्स, ठीक है। तो उस केस में मेरे को सूडो फोर्स लगानी होती है, तो उससे मेरा कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम थोड़ी ईजी हो जाते हैं सूडो फोर्स लगा के, ठीक है। दैट इज़ टू अप्लाई द न्यूटन्स लॉ ओनली, राइट। तो अब हम देखते हैं, विल स्टार्ट डूइंग द एक्सरसाइजेस, देखते हैं, ठीक है। विल स्टार्ट विद द एक्सरसाइजेस। सो पहला जो क्वेश्चन है उसमें पूछ रहा है मेरे से, गिव द मैग्नीट्यूड एंड द डायरेक्शन ऑफ द नेट फोर्स एक्टिंग, ठीक है। गिव द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ नेट फोर्स एक्टिंग। तो यहाँ पे कह रहा है रेन ड्रॉप फॉलिंग डाउन विद अ कांस्टेंट स्पीड, कांस्टेंट स्पीड है तो फोर्स इसमें जीरो होगी, ठीक है। फोर्स जीरो है तो मैग्नीट्यूड भी जीरो है, डायरेक्शन भी यहाँ पे जीरो है, ठीक है। वाई इट इज़ जीरो, बिकॉज जो मेरा ग्रेविटी है, जो ग्रेविटेशनल जिस ड्रॉप कर रही होगी जो जी है, इट इज़ बीन इक्वेटेड बाय इट, और इट इज़ बीन कंपनसेटेड बाय माई विस्कस फोर्स, ठीक है। जो मेरी विस्कस फोर्स लग रही होगी ड्रॉप जब गिर रही होगी, वी हैव नॉट स्टडीड द विस्कस फोर्स, जब फ्लूइड डायनेमिक्स पढ़ेंगे तब देखेंगे, बट अभी के लिए समझ लो इट इज़ काइंड ऑफ ए अपोजिंग फोर्स। जैसे फ्रिक्शन होती है बिटवीन द सॉलिड, ऐसी ये अपोजिंग फोर्स होती है बिटवीन द लिक्विड्स, तो अब थ्रस्ट मिलेगा इसको विस्कस फोर्स से। सेकेंड है कॉर्क ऑफ मास दिस फ्लोटिंग ऑन द वाटर, ठीक है। सो इट इज़ फ्लोटिंग ऑन द वाटर, दैट मीन्स इट इज़ एट अ रेस्ट ऑल्सो, इट इज़ नॉट मूविंग, ठीक है। सो इन दिस केस ऑल्सो देयर नेट एक्सटर्नल फोर्स और माई जीरो, एक्सटर्नल फोर्स इज जीरो, मैग्नीट्यूड जीरो, डायरेक्शन जीरो, ठीक है। और यहाँ पे जो इसको बैलेंस कौन कर रहा है इसके वेट को, दैट इज़ अ बायंट फोर्स विच इज़ कॉल्ड अप थ्रस्ट फोर्स। जब मेरा सॉलिड और लिक्विड के बीच में कॉन्टैक्ट होता है, इन दैट केस इट इज़ गोइंग टू कम बॉयंट फोर्स, ये भी हम पढ़ेंगे बाद में। थर्ड इज काइट स्किलफुली हेल्ड स्टेशनरी इन द स्काई। तो काइट जो उड़ रही है, द काइट इज इन द स्काई, सो इट इज़ बीन हेल्ड स्टेशनरी, जिसके ऊपर एयर फोर्सेस आ रही होंगी सारी, तो उसका जो नेट एक्सटर्नल फोर्स आ रहा होगा दैट विल बी इक्वेटेड विद दिस टेंशन, ठीक है। जो टेंशन इन द स्ट्रिंग होगी दैट विल बी इक्वेटेड, तो इसमें भी मेरी मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन जो होगी दैट विल बी जीरो ओनली। कार मूविंग विद कांस्टेंट वेलोसिटी, कांस्टेंट वेलोसिटी का मतलब है माय नेट एक्सेलरेशन इज जीरो ऑन अ रफ रोड, ठीक है। सो दैट मीन्स जो मेरा मूविंग विद कांस्टेंट वेलोसिटी, दैट मीन्स जो मेरा कार का जो मेरा इंजन का जो मेरा एक्सेलरेशन है दैट इज़ बीन कंपनसेटेड बाय द फ्रिक्शन। तो फोर्स ऑफ इंजन इट इज़ बीन कंपनसेटेड बाय द फ्रिक्शन, दैट्स व्हाई आई कुड एबल टू मूव विद माय कांस्टेंट वेलोसिटी। नेक्स्ट इज हाई स्पीड इलेक्ट्रॉन in space far from all the material object and free from the electric and magnetic field. So जो high speed electron है that is having the charge electron, so charge है इस पे, तो इस पे अगर कोई इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फोर्सेस नहीं है, बिकॉज चार्ज पे इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फोर्स आती है, अगर कोई भी इस पे नहीं है, प्लस इट इज़ अवे फ्रॉम द मटेरियल ऑब्जेक्ट, तो इसका जो मास है जिसकी वजह से इसके ऊपर ग्रेविटेशनल फोर्स आएगी वो भी नहीं है, तो कोई भी फोर्स नहीं है, तो आई कैन से कि अगेन द नेट फोर्स ऑन इट विल बी जीरो, ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन में से पूछा गया है, ए पेबल ऑफ मास 0.0 kg इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड, ठीक है, यहाँ से ऊपर फेंका, गिवन द डायरेक्शन एंड द मैग्नीट्यूड ऑफ द नेट फोर्स ऑन द पेबल। सो जब भी मैं ऊपर कुछ फेंक रहा हूँ, सो इट विल मूविंग अंडर द फोर्स ऑफ ग्रेविटी, तो इस पर हर पॉइंट पे मेरा जी लग रहा होगा नीचे फॉर एवरी पॉइंट। सो जी ऊपर जाते, जैसे मेरा ऊपर जाते टाइम पूछा है, तो ऊपर जाते टाइम भी इस पर जी लग रहा होगा, जैसे मैंने पेबल ऊपर फेंका, सो इस पे कंटिन्यूस ये ऊपर जाके नीचे आया, सो इस पर हमेशा जो है जी डाउनवर्ड लग रहा होगा। सो दैट इज़ माई डायरेक्शन, हमेशा डाउनवर्ड, चाहे वो ऊपर डायरेक्शन में जा रहा है तब भी मेरी नेट फोर्स डाउनवर्ड है, चाहे वो नीचे डायरेक्शन में आ रहा है तब भी मेरी नेट फोर्स डाउनवर्ड है, दैट इज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। सो मास इंटू एक्सेलरेशन कर देंगे, यू विल गेट द वैल्यू एट द हाईएस्ट पॉइंट व्हेन इट इज मोमेंटली एट द रेस्ट, एट दैट पॉइंट ऑल्सो द जी विल बी देयर, दैट वी हैव ऑलरेडी सीन। डू योर आंसर चेंज व्हेन द पेबल इज थ्रोन एट 45 डिग्री, अगर मैं इसको 45 डिग्री पे थ्रो करूँगा, इट इज जस्ट डूइंग द प्रोजेक्टाइल मोशन, तब भी उस पर प्रोजेक्टाइल मोशन पे भी वर्टिकल डायरेक्शन में हमेशा जी लगता रहता है, सो द आंसर विल नॉट बी चेंज, ठीक है। Next is give the magnitude and the direction of the net force acting on the stone of mass 0.1 kg when it is just dropped from the window. So net force बताने, when it is just dropped from the window of a stationary train, खड़ी हुई ट्रेन से ड्रॉप किया, so just ड्रॉप किया, तो उस पर जो आएगा मेरा net force comes out to be mg, ठीक है। If it just dropped from the window of the train running at a constant velocity, तो constant velocity से भी चल रही है, जैसे ही ड्रॉप किया उसके ऊपर जो मेरा net force आएगी that is mg. थर्ड इज इट इज़ जस्ट ड्रॉप्ड फ्रॉम द विंडो ऑफ द एक्सेलरेटिंग ट्रेन, ठीक है। सो यहाँ पे जो वो है हमारा वही है कि वील हैव टू सी कि स्टोन कहाँ पे है, तो एट दैट इंस्टेंट ओनली उस पर फोर्स आएगी। अगर वो स्टोन मेरा ट्रेन के अंदर है तो इट विल बी हैविंग द हॉरिजॉन्टल एक्सेलरेशन ए, ठीक है, जिस एक्सेलरेशन से मूव कर रहा है। जैसे ही मैंने ड्रॉप किया, इट इज़ आउट ऑफ द ट्रेन, एट दैट इंस्टेंट इट इज़ ओनली हैविंग द जी डाउनवर्ड्स, ठीक है, दैट वी हैव ऑलरेडी सीन। नाउ लाइंग ऑन द फ्लोर of the train which is accelerating at this, so that means ये ट्रेन के अंदर है, so that means it is moving with horizontal a acceleration से move कर रहा होगा स्टोन, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं।
यहाँ पे क्या दे रखा है, वन एंड ऑफ द स्ट्रिंग ऑफ लेंथ एल इज कनेक्टेड टू अ पार्टिकल ऑफ मास एम एंड द अदर टू अ स्मॉल पेग ऑन द स्मॉल हॉरिजॉन्टल टेबल। ऐसे इस तरीके से है। पार्टिकल मूव्स इन अ सर्कल विद अ वेलोसिटी v velocity is a net force on the particle. So net force on the particle, because it is connected with a string, so this string is giving it this tension is giving the centripetal force. Centripetal force कितनी है, mv square by r. So this is my thing. So we have to find out if the particle moves with a circle, the net force on the particle will be tension only. This is my net force, ठीक है, because जो force जो है मेरी, that is along this direction, which is nothing but सेंट्रिपिटल फोर्स. सो सेंट्रिपिटल फोर्स कितनी है, mv स्क्वायर बाय r. और नेट फोर्स जो है मेरी, हु इज प्रोवाइडिंग दिस इज माई टेंशन ओनली. सो टेंशन इज गिविंग मी m इंटू ए, ठीक है, टेंशन इज गिविंग मी m इंटू ए. और यहाँ पे मास जो फोर्स मेरी टेंशन ही है, जैसे हमने पढ़ा था ना, तो m इंटू ए इज नॉट अ फोर्स, इट इज़ नॉट अ फोर्स, इट इज़ द इफेक्ट ऑफ द फोर्स. और जो फोर्स कौन सी है मेरी, टेंशन की वजह से ही मेरा सर्कुलर मोशन कर रहा है, एंड उसका जो सर्कुलर मोशन का इफेक्ट क्या आ रहा है, m इंटू वी स्क्वायर बाय आर. सो दिस इज माई फोर्स ओनली. A constant retarding force is applied on a body 20 moving initially with this speed. How long did the body time take to stop? तो इसके अंदर हम लोग करेंगे, यू कैन डू इट विद काइनेमेटिक इक्वेशन से भी कर सकते हो. पहले रिटार्डेशन निकाल लो विद द काइनेमेटिक इक्वेशन जो हमारी थी, उससे कर लो, या फिर यू कैन डू इट विद इम्पल्स मोमेंटम इक्वेशन. इम्पल्स मोमेंटम का मतलब क्या होता है, इनिशियल मोमेंटम प्लस इम्पल्स लगाई मैंने इज इक्वल टू पी फाइनल, ठीक है. सो दैट इज़ माई इम्पल्स मोमेंटम. ये वेक्टर क्वांटिटीज हैं सारी, तो डायरेक्शन भी कंसिडर करके रखना है. सो हमारी पहले फोर्स थी, रिटार्डिंग फोर्स इज दिस वन, सो माइनस लगा सकता हूँ. सो हम लोग करते हैं पी इनिशियल प्लस इम्पल्स पी फाइनल. इनिशियल किस पे था, 20 kg मास 15 से मूव कर रहा है. सो इनिशियल मोमेंटम इज 20 इंटू 15 माइनस मैंने अपोजिट रिटार्डिंग लगाया माइनस, और कितने टाइम पीरियड के लिए वही निकालना है मेरे को, तो -50t. और फाइनल कितने हुए, वेलोसिटी में 0. सो दिस इज माई फाइनल. तो यहाँ से आप टी निकाल लो, कम्स आउट टू बी 6 सेकेंड. नेक्स्ट देखते हैं. नेक्स्ट है मेरा a constant force of body this changes the speed from 2 to this in 25 seconds. so it is also easy. so यहाँ पे आपको force निकालनी है. so initial जो हो गई आपका mass into velocity, force into time 25 सेकेंड में, and this is your final momentum, and from here you can get the value of your force. A body of mass 5 kg has been acted upon two perpendicular forces है, give direction of the acceleration. so दो forces इस body पे वर्क कर रही हैं perpendicularly, एक ये हो गई, एक ये हो गई. तो इनका नेट कितना आ गया, इस डायरेक्शन में आ गया. तो विल टेक द मैग्नीट्यूड, इसका जो लेंगे ना F1 प्लस F2, ठीक है, इसका रिजल्टेंट लेंगे, एंड द रिजल्टेंट विल कम इन दिस डायरेक्शन. सो जो मेरी डायरेक्शन ऑफ फोर्स विल बी इन दिस. तो आप Vy आप परपेंडिकुलर ओवर ये कर लो, Fy ओवर Fx कर लोगे, यू विल गेट द वैल्यू ऑफ tan थीटा. यहाँ से आपका tan थीटा आ जाएगा, tan थीटा आ जाएगा, थीटा आ जाएगा, और मैग्नीट्यूड आपका इसका स्क्वायर और अंडर रूट कर लो, यू विल गेट द मैग्नीट्यूड. ईजी है भी. नेक्स्ट इज ड्राइवर ऑफ अ थ्री व्हीलर मूविंग विद अ वेलोसिटी 36 km/h sees a child in the middle of the road, bring the vehicle to the rest in 4 seconds. just time to save the child. the average retarding force निकालनी है हमने, retarding force निकालनी है. the mass of the three wheeler is this and the mass of the driver is this. तो आप मोमेंटम इक्वेशन लगा दो इसमें, मोमेंटम इम्पल्स. इनिशियल मोमेंटम कितनी थी, दोनों का मास कितना हो गया 465, कितनी इससे जा रहा है 36 को कन्वर्ट कर लिया 10 मीटर/सेकेंड. फिर माइनस इम्पल्स, बिकॉज रोका इसने, माइनस अपोजिट साइड लगेगा इसमें इम्पल्स. सो फोर्स हमारे को रिटार्डिंग फोर्स से निकालनी है फॉर 4 सेकेंड. तो F इंटू 4 किया, यू विल गेट द फाइनल. सो इज इक्वल टू 0, बिकॉज वो रुक गया फाइनल में, वेलोसिटी 0. सो यू कैन टेक द वैल्यू फ्रॉम हियर, F निकाल सकते हो आप यहाँ से. नेक्स्ट है हमारा रॉकेट with a lift of mass, इतना kg lift of mass है, blasted upward with the initial acceleration this one, calculate the initial thrust or the force of the blast. ठीक है. so इसके अंदर ये रॉकेट है, this is my rocket. so इसको thrust मिला, ठीक है. so this thrust it is making it moving with the acceleration a. तो यहाँ पे जो we are going to apply the Newton's second law. so net force upward कितनी है मेरी, that is going to give me m into a जो acceleration देगी. so net force upward हो गई t minus mg is nothing but my m into a, ठीक है. तो thrust निकालना है मेरे को, m आपको पता है 20,000, acceleration पता है, g आपको 10 रख दो, you will get the value of your thrust. यहाँ से thrust आ जाएगा आपका. यहाँ पे क्या कह रहा है, बॉडी ऑफ मास 0.4 kg मूविंग इनिशियली विद अ कांस्टेंट स्पीड, ठीक है. पहले इनिशियली इट इज मूविंग विद अ कांस्टेंट स्पीड 10 मीटर/सेकेंड टू द नॉर्थ इन ए सब्जेक्ट विद अ कांस्टेंट फोर्स दिस मच,
and direct it towards the south this much. ठीक है, take the instant of the force t is equal to 0. We have to find out the position, predict the position. So it's an easy. So यहाँ पे आपको बोल रहा है कि initial this you're moving with a constant velocity in the north direction, 10 मीटर पर सेकेंड से आप मूव कर रहे हो, and there is a constant force 8 न्यूटन. यहाँ से आप इसका u force is equal to 8 है, that is equal to m into a. आप इसका रिटार्डिंग वो निकाल लो, बिकॉज डायरेक्टेड टुवर्ड्स द साउथ लग रही है ना. सो दिस इज़ द फोर्स. सो यहाँ से आप आपका रिटार्डेशन निकाल लो, आपका ए आ जाएगा यहाँ से. ठीक है, सो नाउ यू हैव टू फाइंड आउट द इंस्टेंट द फोर्स, टेक द इंस्टेंट द फोर्स अप्लाइड एट टी इज इक्वल टू 0, द पोजिशन ऑफ द बॉडी एट द टाइम x इज इक्वल टू 0 एंड प्रेडिक्ट इट्स पोजिशन एट t इज इक्वल टू -10, 25 एंड 100 सेकेंड. इसमें आपने रिटार्डेशन आप इससे निकाल सकते हो. 10 डिवाइडेड बाय हियर इज 8 डिवाइडेड बाय 0.4 कर दो, यू विल गेट द वैल्यू ऑफ योर रिटार्डेशन आ गई आपकी. आपको पोजीशन बतानी है इसके इतने सेकंड पे. तो v इज इक्वल टू यू कैन डू x इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर. सो यू हैव टू फाइंड आउट एट टाइम इज इक्वल टू -5 सेकेंड. -5 पे तो कोई फोर्स नहीं लग रहा, बिकॉज मेरा फोर्स स्टार्ट हुआ है एट टेक द इंस्टेंट व्हेन द फोर्स स्टार्टेड एट t इज इक्वल टू 0. ठीक है, t इज इक्वल टू 0 पे आपका फोर्स स्टार्ट हुआ है. सो t इज इक्वल टू माइनस पे कोई फोर्स नहीं है, तो आप x इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर ले सकते हो. तो यहाँ पे आपकी एक्सेलरेशन इज 0 एट टाइम t इज इक्वल टू -5, तो आप ut कर सकते हो केवल. सो u इज योर दिस एंड टाइम इज इक्वल टू -5. यू कैन टेक के x विल बी समवेयर हेयर. ठीक है, अगर x इज इक्वल टू 0 हेयर है, सो x विल बी अराउंड -50 है. ठीक है, नाउ सेकेंड इज एट टाइम t इज इक्वल टू 25, टाइम इज इक्वल टू t इंटू 25 पे आप करो x इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर. सो यहाँ पे जो है यू हैव ऑलरेडी अप्लाइड द फोर्स, वो ऑलरेडी उस पर नेगेटिव एक्सेलेरेशन स्टार्ट हो गई. सो दैट विल बी कीप ऑन दैट एक्सेलेरेशन विल बी कीप ऑन विद इट. सो यहाँ पे इस पे जो इनिशियल यू विल टेक आउट, या जो इसकी इनिशियल वेलोसिटी है 10 -1/2, जो आपने रिटार्डेशन निकाला है यहाँ से, दैट कम्स आउट टू बी 8 डिवाइडेड बाई 0.40, दैट कम्स आउट टू बी 20. सो 20 इंटू टी स्क्वायर कितना है, इसको t से t स्क्वायर कितना आपका 25. यू जस्ट पुट द वैल्यू हेयर 25. ठीक है, सेम वे 30 के लिए आपने करना है, द 30 ऑल्सो यू कैन गेट इट. ठीक है, सो इस तरीके से यू कैन गेट द वैल्यू ऑफ योर द पोजिशन, यू कैन गेट द वैल्यू ऑफ योर पोजिशन. ठीक है, नाउ और क्या था इसमें, पोजीशन एट दिस टाइम्स. ठीक है, तो इसके अंदर मेजर यही पॉइंट था कि x t इज इक्वल टू -5 पे, t इज इक्वल टू -5 पे कोई फोर्स नहीं अप्लाई हुआ था, तो यू शुड नॉट टेक एक्सेलेरेशन एट दिस पॉइंट ना. बस यही था इसमें. अब हमें निकालना है, विल गो विद द नेक्स्ट क्वेश्चन 11 देखते हैं. We'll see the 11th question. यहाँ पे क्या कह रहा है, ट्रक स्टार्ट फ्रॉम द रेस्ट एंड एक्सेलरेट यूनिफॉर्मली एट 2 मीटर पर सेकेंड. ठीक है, सो ट्रक स्टार्ट फ्रॉम द रेस्ट एंड एक्सेलरेट यूनिफॉर्मली एट 2 मीटर पर सेकेंड एट टाइम t इज इक्वल टू 10 सेकेंड पे. अ स्टोन इज ड्रॉप्ड बाय द पर्सन स्टैंडिंग ऑन द टॉप ऑफ द ट्रक. t इज इक्वल टू इतने सेकेंड पे, पहले जो है t इज इक्वल टू 0 से 10 सेकेंड तक इस पे जो स्टोन पे एक्सेलरेशन थी ये हॉरिजॉन्टल वाली रही होगी. फिर 10 सेकेंड पे जो छोड़ दिया, तो टाइम इज इक्वल टू t इज इक्वल टू 0 से t इज इक्वल टू 10 तक जो होगा ये हॉरिजॉन्टली मूव कर रहा होगा विद दिस 2 एक्सेलरेशन. ठीक है, फिर t इज इक्वल टू 10 से t इज इक्वल टू 10 पे इसने ड्रॉप किया, तब 10 पे इसकी जो एक्सेलरेशन हो जाएगी g हो जाएगी नीचे. ठीक है, स्टोन इज ड्रॉप बाय द पर्सन स्टैंडिंग ऑन द टॉप. ठीक है, एट दिस पॉइंट इस पे जो एक्सेलरेशन हो जाएगी नीचे, हॉरिजॉन्टल एक्सेलरेशन नहीं होगी इस पे कुछ भी. ठीक है, 6 मीटर हाई. We have to find out what are the velocity and the acceleration of the stone at t is equal to 11 सेकेंड. ठीक है, सो t is equal to 0 से लेकर 10 तक तो हॉरिजॉन्टल एक्सेलरेशन रहेगी, जिसकी वजह से इस पे हॉरिजॉन्टल एक्सेलरेशन कितनी है मेरी 2, जिसकी वजह से इस पे हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी आ जाएगी. ठीक है, हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी आएगी, तो विल गेट द वैल्यू ऑफ हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी हेयर आफ्टर t इज इक्वल टू 10 सेकेंड. 10 सेकेंड के बाद जो वेलोसिटी रहेगी, बिकॉज 11 सेकेंड पे भी सेम वेलोसिटी रहेगी, कोई एक्सेलरेशन तो मेरी है नहीं 10 to 11 में, बिकॉज 10 से 11 के बीच में क्या हुआ है,
10 से 11 के बीच में क्या हुआ है, बस स्टोन ड्रॉप हुआ है, पहले इनिशियली ये था, जैसे 10 सेकंड पे ड्रॉप हुआ ये वाली एक्सेलेरेशन हॉरिजॉन्टल खत्म, पर अब वर्टिकल एक्सेलेरेशन हो गई, हॉरिजॉन्टल एक्सेलेरेशन खत्म हो गई, तो वी वाई मेरा कांस्टेंट हो जाएगा, सेम मूव करेगा जो ऑलरेडी मेरा 10 पे था, सो सेम मेरा 11 पे भी, सॉरी वी एक्स जो मेरा 10 पे था जो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में मूव कर रहा था, वही मेरा वी एक्स मेरा 11 सेकंड पे होगा, ठीक है, दोनों मेरा सेम रहेगा, ठीक है, वी एक्स विल बी सेम, वी वाई जो होगा मेरा 10 to 11 में वो चेंज हो जाएगा, बिकॉज 10 तक मेरा जो वी एक्स था वी वाई था दैट इज 0, और 10 to 11 में इट इज़ नाउ मूविंग विद द एक्सेलेरेशन जी, सो दैट इज व्हाट वी आर गोइंग टू फाइंड आउट हियर, ठीक है। सो वी एक्स निकालते हैं पहले, वी एक्स हमने निकाला, वी एक्स इज इक्वल टू यू प्लस 80, ठीक है, स्टोन इज मूविंग हॉरिजॉन्टल विद द ट्रक इन दिस डायरेक्शन, सो इनिशियल मेरा था स्ट्रेंथ स्टार्टेड फ्रॉम द रेस्ट, ठीक है, तो इनिशियल मेरी ये 0 हो गई, 2 into 10 सेकंड में दिस इज माई वेलोसिटी इन एक्स डायरेक्शन 20 आ गई मेरी, तो दिस विल बी द सेम 10 से 11 में भी यही रहेगी, बिकॉज 10 से 11 में जैसे मैंने स्टोन ड्रॉप किया, अब स्टोन के ऊपर कोई हॉरिजॉन्टल मेरी एक्सेलेरेशन नहीं है, ओनली वर्टिकल एक्सेलेरेशन इज देयर, सो माई वी एक्स विल बी सेम, ठीक है, वी एक्स मेरी सेम रहेगी। जैसे ही मैं 11 सेकंड पे गया, मेरी 11 सेकंड पे जाते ही, और सॉरी 10th के बाद 10 और 11 के बीच में जो होगी मेरी सेकंड में, माई एक्सेलेरेशन इज डाउनवर्ड जी ओनली, ठीक है। अब मैं यहाँ से वर्टिकल वेलोसिटी निकालता हूँ, वर्टिकल वेलोसिटी विल स्टार्ट यू वाई 0 और जी वाई 10 डाला, और एक सेकंड के लिए मेरे को निकालनी है ना, एक सेकंड बाद कितनी है, बिकॉज 11 सेकंड पे निकालनी है मेरे को, 11 सेकंड पे निकालनी है मेरे को वेलोसिटी एंड एक्सेलेरेशन, सो 11 सेकंड पे ही आ गई, सो 11 सेकंड पे मेरी वी एक्स कितनी है, दैट इज 20, एंड वी वाई कितनी है, दैट इज 10, तो यहाँ से मैं नेट निकाल लूँगा, दैट इज माई 20 स्क्वायर प्लस 10 स्क्वायर का अंडर रूट कर दो, यू विल गेट द वैल्यू ऑफ योर वेलोसिटी, और एक्सेलेरेशन ऑफ द स्टोन एट टी इज इक्वल टू 11 सेकंड विल बी दिस जी ओनली, केवल जी ही रहेगी, हॉरिजॉन्टल कुछ नहीं रहेगी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है, बॉब ऑफ मास 0.1 kg हंग फ्रॉम द सीलिंग ऑफ द रूम by the string of 2 meter long is set into oscillation. The speed of the bob at the mean position is 1 meter per second. So ये एक रूम है, एक रूम से एक बॉब इसको कर दिया, एंड दिस इज नाउ ऑसिलेटिंग इन लाइक दिस, ठीक है। सो दैट मीन्स दीज आर द एक्सट्रीम पोजीशन जब इसकी वेलोसिटी 0 हो जाती है, यहाँ पे वेलोसिटी 0 हो गई, दैट मीन्स इट विल कम बैक, यहाँ पे वेलोसिटी विल बी मैक्सिमम, ठीक है, यहाँ पे मैक्सिमम वेलोसिटी होती है, हम लोग पढ़ेंगे जब वर्टिकल सर्कुलर मोशन देखेंगे तब पढ़ेंगे, तो एट द मीन पोजीशन इट इज हैविंग द मैक्सिमम वेलोसिटी, और एसएचएम में भी आता है हमारा, और एट द एक्सट्रीम पोजीशन इज वेलोसिटी विल गेट 0। अब मुझे निकालना है द स्ट्रिंग इज कट, ठीक है, अगर मेरी ये स्ट्रिंग जो है एट दिस एक्सट्रीम पोजीशन कट कर जाती है, दिस एक्सट्रीम पोजीशन में वेलोसिटी 0, अगर मैं यहाँ पे कट कर दूँ, सो कुछ इसकी वेलोसिटी नहीं है कुछ भी, तो इट विल जस्ट फॉल डाउन, ठीक है, जस्ट ड्रॉप कर जाएगा एज अ फ्री फॉल। अगर मैं इसकी स्ट्रिंग मीन पोजीशन पे कट कर रहा हूँ, मीन पोजीशन पे सपोज इट इज मूविंग इन दिस, ऐसे मूव कर रहा है, सो इट इज हैविंग द वेलोसिटी वी हेयर, सो अगर ये वी मूव कर रहा है, अब मैं यहाँ से कट कर दूँ, सो नाउ दिस विल फॉल डाउन लाइक अ पैराबोला, ऐसे इस तरीके से पैराबोला की तरह गिर जाएगा, सो इट विल फॉल डाउन लाइक अ पैराबोला, ठीक है। Next, if a man of 70 kg stands on the weighing scale in a lift which is moving upward with a uniform velocity, so एक man है, it is standing on a weighing scale, ठीक है, ये weighing scale के ऊपर खड़ा हुआ है, मेरे को बतानी है weighing scale की रीडिंग बतानी है बेसिकली, कब केस में जब वो यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मेरी लिफ्ट जा रही है, when the lift is coming down with uniform acceleration से आ रही है 5 मीटर पर सेकेंड से, when it is going up with a uniform acceleration a, when it is doing a free fall, ठीक है, when it is in each case we have to find out the reading and what will be the when it is going to freely fall under the gravity. So पहले हम देखते हैं कि weighing scale का मेरा कॉन्सेप्ट क्या होता है। weighing scale में जो weighing scale मेजर करता है ना, this weighing scale if it's there, so it is measuring कि आप कितना पुश कर रहे हो इस weighing scale को, ठीक है, आपकी तरफ से कितना पुश आ रहा है, so वो कैसे मेजर होता है मेरा, कि आप जो हो how much push मतलब how much normal you are doing on the weighing scale, so that normal it is calculating, this normal it is calculating, ठीक है। so वो कैसे कैलकुलेट करते हो, because this is a normal, this is आप जब नॉर्मल लगा रहे हो तो ये भी आप पे एक नॉर्मल लगा रहा होगा, so आप पे जब हम कैलकुलेट करेंगे we are going to calculate this normal, जो आपके ऊपर जो नॉर्मल लगेगा, so this normal we are going to calculate, this normal is equal to this normal is coming in the weighing scale, ठीक है। तो weighing scale के अंदर क्या होता है कि हमारा न्यूटन थर्ड लॉ होता है, तो थर्ड लॉ के अंदर क्या होता है, थर्ड लॉ का ही कॉन्सेप्ट लगता है इसमें, तो weighing scale के अंदर बेसिकली ये weighing scale रीडिंग निकालता है कि उसको कितना पुश किया जा रहा है, ठीक है, दैट इज व्हाट इट इज कैलकुलेटिंग। पुश कौन कर रहा है, दिस पर्सन इज सिटिंग हियर, ठीक है। तो आप जब weighing scale को पुश करोगे, weighing scale आपको पुश करेगा, तो मैं आपकी फोर्सेस निकालता हूँ, इफ आई एम गोइंग टू फाइंड आउट योर फोर्सेस, तो एक तो weighing scale की तरफ से जो पुश आ रहा है, दैट पुश विल बी नथिंग बट जो आप weighing scale को पुश कर रहे हो, और यही मेरे को n निकालना है, तो फाइनली मेरे को ये n निकालना है, ये वाला n जो मेरे मेन के ऊपर लग रहा है, ठीक है। तो अब ये वाला n इसके ऊपर, अब हम इसकी फोर्सेस FBD बनाते हैं इस मेन का बस, ठीक है, इसके ऊपर, तो मैं दोनों n तो नहीं ले सकता बिकॉज दे आर ऑन द सेपरेट बॉडीज, सो मैं इस मेन का केवल इस वाले मेन का FBD बनाता हूँ, तो इसके ऊपर
जो वेइंग स्केल से नॉर्मल लग रहा होगा, ठीक है, और एक इस पर mg लग रहा होगा, ठीक है। अगर ये दोनों इस पर फोर्सेस लग रही हैं और ये दोनों फोर्सेस या तो नेट मेरी, अगर पहले केस में क्या है मेरी नेट स्पीड जीरो है, तो सॉरी नेट एक्सेलरेशन जीरो है, इट इज़ मूविंग विद द यूनिफॉर्म स्पीड, सो मेरी ए वाई जो हो गई इट इज़ जीरो, तो आई कैन राइट इट डाउन माई डेल्टा एफ वाई इज इक्वल टू जीरो। तो डेल्टा एफ वाई कितना हो गया, एन माइनस एम जी इज इक्वल टू जीरो, ठीक है। सो हेयर आई कैन राइट इट डाउन एन इज इक्वल टू एम जी। तो इस केस में मेरा नॉर्मल आ गया सिंपल मास इंटू जी के बराबर 70 न्यूटन आ गया। सेकंड केस में मैं देख रहा हूँ व्हेन इट इज मूविंग विद व्हेन इट इज एक्सेलरेटिंग, सो यहाँ पे जो सेकंड केस में क्या होगा मेरा एन माइनस एम जी इज इक्वल टू एम ए, ठीक है। नाउ इट इज एक्सेलरेटिंग, तो इस केस में क्या आ जाएगा मेरा, इट इज़ एक्सेलरेटिंग डाउनवर्ड है, सेकेंड केस में डाउनवर्ड है, तो यहाँ पे ये रॉन्ग है। डाउनवर्ड में क्या होगा, डाउनवर्ड में इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, तो मेरा एम जी माइनस एन इज इक्वल टू एम ए हो जाएगा। तो यहाँ पे मेरा नॉर्मल कितना आ जाएगा, नॉर्मल इज एम जी माइनस एम ए, सो दिस इज़ योर नॉर्मल इन दिस केस, ठीक है। ये नॉर्मल सेकंड केस का हो गया। और इसी केस में जब मैं कह रहा हूँ कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी से गिर रहा है, तो इस केस में मैं ए की वैल्यू को जी डाल दूँ, बिकॉज इट इज़ फॉलोइंग विद एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, सो दिस मीन्स दिस विल कम आउट एज नॉर्मल। सो नॉर्मल में जो रीडिंग आएगी मेरी एन इज इक्वल टू जीरो आएगी, ठीक है। एन इज इक्वल टू जीरो इन माई वेइंग स्केल, इस केस में एन इज कम्स आउट टू बी जीरो इन माई वेइंग स्केल, ठीक है। ये लास्ट केस है। अब थर्ड केस देखते हैं। इस थर्ड में क्या कह रहा है, इट इज़ मूविंग अपवर्ड विद एन एक्सेलरेशन, सो दैट मीन्स ये नॉर्मल इस पे लग रहा है, ये एम जी हो गया। नाउ इट इज़ मूविंग अपवर्ड, तो नेट इस पे एक्सेलरेशन अपवर्ड है, तो आई कैन राइट इट डाउन एन माइनस एम जी नेट फोर्स इज इक्वल टू एम इंटू ए, तो यहाँ पे मेरा नॉर्मल आ गया एम इंटू जी प्लस ए, ठीक है। सो मैक्सिमम मेरा जो वेट आएगा, जो मैक्सिमम रीडिंग आएगी, सो नॉर्मल केस में मेरी जो रीडिंग आएगी वो आएगी 70, जो कि रियल होगा। और जो एपरेंट वेट आया करेंगे, वो एपरेंट वेट कब आएगा, जब ये डाउनवर्ड जा रहा होगा। जब ये डाउनवर्ड जा रहा होगा तो मेरा नॉर्मल से वेट कम आएगा, ठीक है। वी हैव सीन एम जी माइनस, जो नॉर्मल में वेट कितना आता है एम जी, दैट इज 70 न्यूटन। अब उसमें से माइनस हो जाएगा जो मेरा लिफ्ट नीचे आ रही है, एम माइनस एम ए कर देंगे, ठीक है। वी हैव सीन इट वाई। फिर थर्ड केस में जब ये लिफ्ट ऊपर जा रही होगी, इन दिस केस विल बी हैविंग द नॉर्मल एम जी प्लस ए, यहाँ पे मेरा एपरेंट वेट बढ़ जाएगा, ठीक है, मेरा एपरेंट वेट बढ़ जाएगा। और लास्ट केस था जब ये फ्रीली फॉलिंग फ्रॉम द ग्रेविटी करेगा, तो ये वाला स्पेशल केस है सेकंड वाले का, तो यहाँ पे मैं एक्सेलरेशन को जी रख दूंगा, ये कैंसिल हो जाएगा, मेरा नॉर्मल कम्स आउट टू बी जीरो। सो इन दैट केस इट विल बी वेटलेस, ठीक है। कोई भी इसका नो वेट विल कम ऑन द विंग मशीन, ठीक है, कोई भी वेट नहीं आएगा विंग मशीन पे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें क्या कह रहा है मेरा कि फिगर दे रखी है 5.16, पोजीशन टाइम ग्राफ दे रखा है, ठीक है। तो यहाँ से यहाँ तक रेस्ट पे है पोजीशन, फिर यहाँ से यहाँ तक इट स्टार्टेड मूविंग। जो अगर पोजीशन टाइम ग्राफ क्या देता है मेरा, स्लोप वेलोसिटी, और वेलोसिटी देखूँ मैं इसकी, इट इज़ कमिंग आउट टू बी कांस्टेंट वेलोसिटी, स्लोप मेरा कांस्टेंट है ना, सो वेलोसिटी इज़ कांस्टेंट, तो मेरी एक्सेलरेशन कम्स आउट टू बी जीरो। सो यहाँ से ये यूनिफॉर्म मोशन कर रहा होगा, ठीक है, इट इज़ डूइंग ए यूनिफॉर्म मोशन, नो एक्सेलरेशन इज देयर। उसके बाद ये फिर जाके इट हैज़ गॉट यहाँ से ये यहाँ पे कुछ इस पर इम्पल्स आया होगा इस पॉइंट पे, जिसकी वजह से इसकी स्पीड बढ़ गई, ठीक है, मोमेंटम चेंज हुआ, फिर ये कांस्टेंट चला, फिर यहाँ पे कुछ इम्पल्स आया होगा, ठीक है, जिसकी वजह से फिर ये रेस्ट पे आ गया। तो ये दो पॉइंट पे मेरा इम्पल्स आया होगा I1 और I2, ठीक है, जिसकी वजह से इसकी यहाँ पे चेंज हुई मोमेंटम और यहाँ पे चेंज हुई मोमेंटम। यहाँ से रेस्ट से कुछ मूव करने लगा और यहाँ से स्टॉप हो गया, रेस्ट मूविंग से स्टॉप पे आ गया, ठीक है। तो मेरे को वही बताना है कि व्हाट इज़ द फोर्स ऑन द पार्टिकल एट टी इज़ लेस देन जीरो। टी लेस देन जीरो पे फोर्स क्या है, टी लेस देन जीरो पे तो ये तो मूव ही नहीं कर रहा। सो माई स्लोप नेट फोर्स इज, बिकॉज रेस्ट पे है, आई कैन से द पार्टिकल इज एट रेस्ट, सो आई कैन से फ्रॉम द फर्स्ट लॉ माई नेट फोर्स इज जीरो। अब ये यहाँ पे मूव कर रहा है, सो इट इज़ अ यूनिफॉर्म मोशन, इन दैट केस ऑल्सो नेट फोर्स इज जीरो, नेट फोर्स इज जीरो बिकॉज इट इज़ डूइंग अ यूनिफॉर्म मोशन। और यहाँ पे भी अगर ये मूव कर रहा है तो हेयर ऑल्सो वी कैन से द नेट फोर्स ऑन दिस इज जीरो, ठीक है। अब इस पे और इस पे इन दोनों पॉइंट पे विल फाइंड आउट द इम्पल्स। हमें पूछा इम्पल्स t इक्वल टू जीरो एट t इक्वल टू 4 सेकेंड। तो यहाँ पे इसकी वेलोसिटी कितनी चेंज हो गई, यहाँ से पे वेलोसिटी क्या होती है, स्लोप ऑफ दिस, स्लोप निकाला हमने, ये आया 3/4, सॉरी ये आएगा 3/4। इफ यू टेक आउट द स्लोप ऑफ दिस इट विल कम आउट टू बी 3/4। सो द स्लोप इज dx ओवर dt होगा ना, सो दैट इज 3/4 आएगा, यहाँ पे 4/3 नहीं आएगा। सो यहाँ पे स्लोप आ गया। देखते हैं यहाँ पे क्या था इनिशियली, इट इज़ इनिशियल मोमेंटम प्लस इम्पल्स इज इक्वल टू पी फाइनल, सब वेक्टर क्वांटिटी है, ठीक है। सो कंसीडर वन डायमेंशन मोशन ओनली, तो जिस डायरेक्शन में मेरी इम्पल्स लगेगी उसी डायरेक्शन में मेरा इनिशियल और फाइनल मोमेंटम होगी। सो वी कैन अवॉइड द वेक्टर्स ऑल्सो है। तो इनिशियल कितनी है 0, प्लस मैंने इम्पल्स लगाई, अब फाइनल कितनी हो गई मेरी, फाइनल मास इंटू
जो वेलोसिटी फाइनल कितनी है मेरी, फाइनल वेलोसिटी इज 3/4, ठीक है। सो इम्पल्स को मैं लिख दूँ एफ इंटू टी, इम्पल्स ही निकालना है हमने, इम्पल्स ही निकालना है। सो इम्पल्स फर्स्ट केस में ही आ जाएगा m इंटू 3/4, ठीक है। सेकेंड केस में देखते हैं, सेकेंड केस में क्या है मेरा 3/4 वेलोसिटी से जा रहा था, अब ये एकदम जीरो हो गया। तो सेकेंड केस में क्या हो गया, इनिशियल मोमेंटम इज pi, इनिशियल मोमेंटम इज m इंटू 3/4 प्लस इम्पल्स वो नेगेटिव साइड में लगेगी मेरी, दैट इज इक्वल टू फाइनल कितने हो गई, p फाइनल इज 0, यहाँ पे मेरी इम्पल्स आ गई, दैट इज माइनस 3m/4, दिस इज माई इम्पल्स नाउ। ये दोनों निकालना था हमने, ठीक है। अब विल सी दिस लास्ट क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन देखते हैं अब। रेस्ट ऑफ द क्वेश्चन मेरे ख्याल से अराउंड 40 क्वेश्चन हैं इसमें, विल सी इट इन द नेक्स्ट लेक्चर। लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 2 bodies having mass 10 kg and 20 kg are kept on the smooth horizontal surface are tied with the tied to the end of the light string, ठीक है। तो 2 मासेस है मेरे इस तरीके से और ये लाइट स्ट्रिंग से टाइड अप है, ठीक है, 10 kg and 20 kg। नाउ हॉरिजॉन्टल फोर्स 600 न्यूटन इज अप्लाइड, ए साइड पे लगाया पहले मैंने 600 न्यूटन और फिर अलॉन्ग द बी साइड लगाया मैंने, ठीक है। मुझे टेंशन निकालनी है इन द स्ट्रिंग इन ईच केस, ठीक है। दोनों केस में मेरे को टेंशन निकालनी है, वी हैव टू फाइंड आउट द टेंशन इन ईच केस। सो वी हैव टू फाइंड दिस टेंशन, ठीक है। इस केस में टेंशन निकालनी है और इस केस में टेंशन निकालनी है, दोनों केसेस में। तो हम लोग पहले देखते हैं कि ये कितना एक्सीलरेट कर रहा होगा। अगर मैं, बिकॉज इफ़ जो एक्सेलेरेशन इसका होगा वो, बिकॉज दिस इज ए इनएक्सटेंसिबल स्ट्रिंग, तो इसका भी यहाँ पे एक्सेलेरेशन वही होगा, इसका भी एक्सेलेरेशन वही होगा, तो ये भी एक्सेलेरेट सेम ए से ही कर रहा होगा, ठीक है। इन सब का एक्सेलेरेशन सेम होगा। तो नाउ विल फाइंड आउट द कॉमन एक्सेलेरेशन, हम दोनों को सिस्टम लेके चले। सो यहाँ पे कॉमन एक्सेलेरेशन कितना होगा, नेट एक्सटर्नल फोर्स इन दोनों पे कितनी लग रही है 600 डिवाइडेड बाय मास कितना हो गया इसका 30, सो दैट इज माई एक्सेलेरेशन, ये आ गई मेरी 20, ठीक है। सो दैट इज़ माई एक्सेलेरेशन। तो 20 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से मूव कर रहा होगा। तो इस केस में भी मेरी ये सेम एक्सेलेरेशन होगी मेरी 20 मीटर पर सेकंड। अब मैं टेंशन निकालता हूँ, यहाँ पे फोर्स, इस पर फोर्स कितनी लग रही है, इस पर तो कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं है, एक्सटर्नल फोर्स कितने है इस पर क्या लग रही है, टेंशन लग रही है, ठीक है। इस पर एक्सटर्नल फोर्स नहीं है, 20 पे एक्सटर्नल फोर्स बस इस पर है। तो अब इस पर हम इसका एफवीडी बनाते हैं। इस पर क्या है मेरा, अगर मैं 10 को कंसिडर करूँ, ये फोर्स लग रही है इस पर, ठीक है। वर्टिकल पे ये इसके नॉर्मल हो गई, ये वेट हो गया mg, तो वर्टिकल डायरेक्शन में कोई मोशन नहीं है, तो ये दोनों इक्वल हो जाएंगे, ठीक है। ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे, वर्टिकल में कोई मोशन नहीं है। यहाँ पे f, ठीक है, और इस डायरेक्शन में एक्सेलरेट कर रहा है a से, दैट इज 20, ठीक है। और इस डायरेक्शन में इस पर टेंशन लग रही है, टेंशन इज वी हैव सीन अवे फ्रॉम द बॉडी, सो टेंशन ही हो गई। तो यहाँ पे अगर मैं देखूँ, अब मैं न्यूटन सेकेंड लॉ लगाता हूँ इस डायरेक्शन में, वो क्या कितना होगा, f माइनस टी इज इक्वल टू m जो मास है इसका इंटू 20, f कितना 600 माइनस टी, मास कितना इसका 10 इंटू 20, सो यहाँ से टेंशन आ गई मेरी 400, ठीक है। टेंशन आ गई मेरी 400। अब इस केस में देखते हैं, अब यहाँ पे एक्सटर्नल फोर्स 20 पे लग रही है, ठीक है। अब इस केस में इसका फ्री बॉडी डायग्राम, अगर मेरे को इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाना होता तो इसका ऐसे बनता, 20 ये टेंशन होती, इस पर बस यही फोर्स लग रही है एंड इट इज़ मूविंग विद m इंटू ए, सो आई कैन राइट इट डाउन t इज इक्वल टू एम ए, ठीक है। ये वाला इस पर लगता। अब इस पे देखते हैं, आप इससे भी डायरेक्ट कर सकते थे टेंशन और ऐसे भी निकाल सकते थे। तो अब इस वाले पे देखते हैं, इस पे इट इज़ मूविंग हेयर, इस पे एफ डी लगाते हैं, इस पे एफ डी कितना हो गया, फोर्स ही हो गई, इस पे टेंशन ही हो गई, ठीक है। इस पे हो गई, तो इट इज़ मूविंग हेयर इन दिस डायरेक्शन एक्सेलेरेशन, सो यहाँ पे लगाऊंगा मैं 600 माइनस टी इज इक्वल टू 20 इंटू ए, ठीक है। अब यहाँ पे जो मेरा टेंशन आ गई, ए कितना है मेरा 20, सो टेंशन कम्स आउट टू बी 200 हेयर, सो यहाँ पे टेंशन आ गई मेरी 200, ठीक है। सो दैट्स एयर इन दिस क्वेश्चन। सो आज के लिए बहुत है, आप नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे रेस्ट ऑफ द क्वेश्चन। मेरे ख्याल से अराउंड 40 क्वेश्चन हैं। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन में थोड़े अच्छे क्वेश्चंस भी हैं, सो विल सी इट इन द नेक्स्ट लेक्चर बाकी क्वेश्चन। सो आज देख लेते हैं हम लोगों ने क्या क्या देखा, विल टेक अ क्विक रिव्यू एंड देन विल क्लोज इट। सो हम लोगों ने आज देखा, फर्स्ट वी हैव सीन अ बिट ऑफ अ समरी, ठीक है। हमने जो भी चैप्टर पढ़ा अपना लॉज ऑफ मोशन, उसका हमने समरी देखा। देन वी हैव सीन द पॉइंट्स ऑफ पॉन्डर। पॉइंट्स ऑफ पॉन्डर में हमारा एक पॉइंट था, देयर वी नीड टू स्टडी 2 मेजर कॉन्सेप्ट्स। फर्स्ट इज सर इनर्शियल एंड द नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। हमने देखा दोनों क्या होते हैं, दोनों में क्या फ़र्क होता है, दोनों होते क्या हैं। और फिर हमने देखा कि हम न्यूटन्स लॉ नहीं लगा सकते नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में। सो हमने क्या किया, न्यूटन्स लॉ लगाने के लिए वी हैव got a solution to apply a pseudo or a fictitious force on a non-inertial frame of reference। तो हमने देखा कि one kind of a non-inertial जो fictitious force होती है और the pseudo force होती है, that is a centrifugal force, that is you will feel that force because of the inertia of the body, ठीक है। Then we have seen the
द कॉन्सेप्ट ऑल्सो कि क्यों आपको फील होती है, ठीक है। फिर हमने वी हैव सीन द एक्सरसाइजेस, आई थिंक वी हैव डन अप टू 15। उसके बाद रेस्ट ऑफ द एक्सरसाइजेस विल डू इट इन द नेक्स्ट लेक्चर। सो ठीक है, ऑल राइट, थैंक यू।